अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम जो है अपना लेक्चर उसके बाद में बात करते हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, तो हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट हम जो है अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। बाकी जो हाफ हमारा ये चैप्टर है उसको हम आज के लेक्चर में देख रहे होंगे। साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम जो है पास पेपर के वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो टॉपिक्स जो आज हमने कवर करने हैं वो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट है। इसके हम पास पेपर के क्वेश्चंस और इसके एग्जांपल्स भी हम साथ साथ देख रहे होंगे। तो कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, तो कंसिडरेशन की जो हम अभी तक बात करते आए हैं, आप लोगों को मैंने कंसेप्चुअली बताया था कंसिडरेशन क्या होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसमें बदले में दोनों पार्टीज़ को जो फ़ायदा मिल रहा होता है, हमने कहा था वो कंसिडरेशन है। आज हम इसकी ऑफिशियली जो है वो डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद डेफिनेशन की बेस पे इसको इवेलुएट करेंगे कि इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं जिसकी बेस पे जो है वो कंसिडरेशन बेस करती है, जिसकी मेन बेस कंसिडरेशन की वजह से है। तो वो पार्ट्स हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को वैसे ही पढ़ते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट जो हैं वो समझने वाले हैं। सबसे पहली बात वो करता है स्टार्ट से, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, यानी प्रोमिसर की ख्वाहिश पे। तो सबसे पहली चीज़ कंसिडरेशन में है वो प्रोमिसर की ख्वाहिश होनी चाहिए। जब प्रोमिसर यानी ऑफ़र करता है तो ऑब्वियसली वो अपनी ख्वाहिश के साथ ऑफ़र कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी ख्वाहिश है कि मैं 50,000 में अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ और आप इसको ख़रीदें। अगर मैं अपनी बाइक बेचने की ऑफ़र कर रहा हूँ तो ये उसकी ख्वाहिश होती है। जो है ऑफ़र जो ऑफ़र कर रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफ़रर के ख्वाहिश के बगैर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस कंप्लीट हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की जो अगर मिस्टर ए है, उसकी चीज़ें जल रही हैं आग में, मिस्टर बी उन चीज़ों को आग में जलने से बचा लेता है। मिस्टर ए उस जगह पे नहीं है। जब मिस्टर ए वापस आता है, मिस्टर बी कहता है मैंने आपकी चीज़ों को बचाया, मैंने कंसिडरेशन अदा कर दी अपनी, अब आप मुझे अपनी कंसिडरेशन अदा करें, मुझे पैसे दें जिसके जो है मैंने आपकी चीज़ों को बचाया। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ना एग्रीमेंट होगा, क्योंकि ये जो ऑफ़र है, ऑफ़र की जो है डिज़ायर इसको काम को करने में शामिल नहीं थी। ऑफ़र ने उसको नहीं कहा था भी आप मेरी चीज़ों को आग से बचाना। हो सकता है वो चीज़ें उसके लिए इमटेरियल हो जिसके वो पैसे मांगा है। तो पहली चीज़ जो मेन चीज़ है वो है एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिज़ायर पे। अभी क्या कहता है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब प्रोमिसी भी और एनी अदर पर्सन भी। जो कंसिडरेशन है वो कौन कौन पूरा कर सकता है, या तो प्रोमिसी या कोई और पर्सन। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अभी आप मुझे उधार पैसे दे दें तो मैं इतने मंथ बाद आपको वापस कर दूंगा। तो जब उतने मंथ हो गए, मिस्टर बी वो पैसे वापस नहीं कर रहा मिस्टर ए को। मिस्टर सी जो मिस्टर बी का भाई है वो पैसे वापस कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, उसकी कंसिडरेशन पूरी होगी। लेकिन कंसिडरेशन किसकी तरफ से आई? दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी उनकी तरफ से नहीं आई, थर्ड पार्टी की तरफ से आई। मिस्टर सी ने कंसिडरेशन पूरी की। वो जो प्रोमिसर था ना प्रोमिसी था, वो तो कोई थर्ड पर्सन था। तो ज़रूरी नहीं है जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर और प्रोमिसी में से ही पूरे कर रहे हो, वो कोई एनी अदर पर्सन भी पूरी कर सकता है। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे, इनको हम अभी दोबारा भी आगे देखते हैं। जो डिटेल एग्जांपल्स हैं उनके साथ फिल वक्त आपको एग्जांपल समझाने, डेफिनेशन समझाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को हम दोबारा अलग भी देख रहे होंगे। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि प्रोमिसर की ख्वाहिश पे प्रोमिसी या कोई और पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, उसने कुछ किया है या कुछ करने से रुका है। ये देखिए यहाँ पास्ट सेंटेंस यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि उसने पास्ट में कुछ किया है या कुछ करने से रुका है। मतलब कि कुछ करना भी हो सकता है, कोई एक्ट भी हो सकता है
और किसी काम से रोकना भी हो सकता है, कोई एब्सटेनेंस भी हो सकती है। और ये पास्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब पास्ट में भी हो सकती है, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, क्योंकि आगे वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। और डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, उसके बाद फ्यूचर की बात कर रहा है। और प्रोमिसेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी फ्यूचर में वो प्रोमिस करता है किसी काम को करने का या उस काम से रोकने का। सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। तो इस तरह का जो एक्ट है, इस तरह का जो उसका रुकना है, या इस तरह का कोई फ्यूचर का प्रोमिस है, इसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो हमें इस जो बेसिक डेफिनेशन है, इससे बात ये पता चली कि प्रोमिसर की डिज़ायर पे प्रोमिसी या कोई और इंसान, कोई और शख्स कोई ऐसा काम किया है उसने, या उस काम से रुका है, या कोई काम करता है या उस काम से रुकता है, या आगे कोई काम करेगा या उस काम से रुकेगा। ऐसे एक्ट को, ऐसी जो है एब्सटिनेंस को, ऐसे रुकने को या ऐसे प्रोमिस को हम कंसिडरेशन कहते हैं। ये जो हमने बात करते रहे थे, फ़ायदा पहुंचाता है एक दूसरे को, जो कॉन्ट्रैक्ट में फ़ायदा पहुंचता है उसको कंसिडरेशन कहते हैं। ये उसकी ऑफिशियल जो है ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, जिसको हमने इसकी डेफिनेशन को देखा। इसको आपको ये आगे भी क्लियर होती जाएगी जब हम ये डेफिनेशन वाला, ये कंसिडरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो ये डेफिनेशन आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो जो डेफिनेशन है उससे हमने क्या जो है वो चीज़ें निकाली। सबसे पहले ये चीज़ निकाली, ये कोई एक्ट हो सकता है, किसी काम का करना हो सकता है। किस तरह किसी काम का करना हो सकता है? आजम प्रोमिसेस बाबर टू गारंटी पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स विच बाबर सेल्स ऑन क्रेडिट टू मिसबा। आजम ने बाबर को प्रोमिस किया कि जो आपने उधार चीज़ें मिसबा को दी हैं ना, उसकी जो है पेमेंट की, मिसबा आपको पेमेंट करेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। आजम ने बाबर को गारंटी दी। हेयर सेलिंग ऑफ गुड्स बाय बाबर टू मिसबा ऑन क्रेडिट इज कंसिडरेशन फॉर आजम्स प्रोमिस। तो आजम का जो प्रोमिस है वो जो है वो एक किस्म की कंसिडरेशन है, वो एक किस्म की गारंटी है। ये काम किसी काम के करने की कंसिडरेशन है। हम इसकी और सिंपल एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे बाइक वाली एग्जांपल है कि मैं आपको बाइक जो है वो अपनी दूंगा अगर आप मुझे 50,000 इसके पे करेंगे। तो ये कोई काम कर रहे हैं, ये कोई काम करना, बाइक पे करना, बाइक देना और पैसे पे करना, ये किसी काम का करना है। ये कंसिडरेशन कोई एक्ट है, वो अपनी जो है वो बाइक देगा और इधर से दूसरा बंदा जो है वो पैसे देगा। ये एक एक्ट हो रहा है, ये एक काम हो रहा है, ये कोई काम कर रहे हैं। तो जो कंसिडरेशन है वो किसी काम का करना भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस केस में आसिम ने गारंटी प्रोवाइड की है, ये गारंटी प्रोवाइड की है, ये एक काम है। ये काम जो है ये कंसिडरेशन है जो है बाबर के लिए। बाबर के लिए कंसिडरेशन है कि उसको पैसे मिल जाएंगे और आज़म इसके बदले में उसको गारंटी दे रहा है। तो गारंटी एक किस्म की कंसिडरेशन यहाँ पे तस्वुर होगी। कंसिडरेशन जो है वो किसी काम का करना भी हो सकती है और किसी काम से रोकना भी हो सकती है। किसी काम रोकना, मैं आपको पहले एग्जांपल देता आया हूँ कि अगर मिस्टर ए किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को कहता है कि आप अपना सॉफ्टवेयर जो है फलां कंपनी को ना बेचें तो बदले में मैं आपको 50,000 पे करूँगा। तो ये उस काम को करने से रोक रहा है, और ये जो काम को करने से रोकना है ये भी एक कंसिडरेशन है। या तो कोई काम करना हो सकता है या किसी काम से रुकना हो सकता है। आपकी जो बुक है उसमें इसकी एग्जांपल दी हुई है। अदील आस हबीब नॉट टू सू अरसलान फॉर a year। वो किसी काम से रोक रहा है, वो कह रहा है अरसलान को 1 साल तक अरसलान पे मुकदमा ना करो फॉर हिज डेट्स। इसने जो आपको कर्जा देना है अरसलान ने, उसके मिस्टर अदील ने, हबीब ने कोई कर्जा दिया होगा अरसलान को, और अरसलान ने वो कर्जा वापस करना होगा। अब उसका टाइम गुजर गया तो अरसलान को वो जो हबीब है वो सू करने जा रहा है, उस पर मुकदमा करने जा रहा है। तो अदील जो है वो उसको कह रहा है कि आप इस पर मुकदमा ना करो। क्यों ना करो? एंड प्रोमिस इन केस डिफ़ॉल्ट ऑफ अरसलान, कि अगर 1 साल तक अब आप मुकदमा ना करो अरसलान पे, अगर फिर भी अरसलान आपको पैसे नहीं देता, अदील वुड बी लायबल, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये कंसिडरेशन एक बंदे के लिए पैसे हो गए, दूसरे बंदे के लिए उसकी गारंटी होगी कि वो उसको रोक रहा है। उस काम से रुकना जो है, उस काम से रुकना भी एक कंसिडरेशन तस्वर होगा इधर से, कि वो उस काम से रोक रहा है। एक बंदे को बदले में काम से रुकना मिल रहा है, दूसरे बंदे को इसमें पैसे मिल रहे हैं। तो कंसिडरेशन किसी काम का करना भी हो सकता है और किसी काम से रोकना भी हो सकता है। तो अदील जो है यहाँ पे वो अरसलान को मुकदमा करने से रोक रहा है। ये कंसिडरेशन है अदील के लिए कि वो मुकदमा करने से उसको रोक रहा है, ये एक किस्म की कंसिडरेशन पे कर रहा है।
तो हेयर हबीब इज़ नॉट फाइलिंग अ सूट फॉर अ ईयर इज़ एब्सटिनेंस, यानी कि ये जो है सूट फाइल ना करना 1 साल के लिए, ये एब्सटिनेंस के ज़ुमरे में आएगा, यानी रुकने के ज़ुमरे में आएगा। तो हमने डेफिनेशन से ये 2 पॉइंट निकाले हैं कि कंसिडरेशन जो है वो या तो एक एक्ट हो सकती है या तो एक एब्सटिनेंस हो सकती है, किसी चीज़ से रोकना हो सकता है या तो किसी काम का करना हो सकता है। उसके बाद हमने क्या पॉइंट निकाला है, या तो ये किसी चीज़ का प्रॉमिस हो सकता है। हमने 3 चीज़ें देखी थी, एक तो प्रेजेंट पास्ट की बात कर रहा था, एक प्रेजेंट की बात कर रहा था, एक फ्यूचर की बात कर रहा था। इसको भी हम इसी तरह से भी वैल्यूएट करेंगे कि कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन उसमें वो तो 3 चीज़ों की बात कर रहा था, वो एक एक्ट की बात कर रहा था, हैज़ डन, कुछ किया है, और दूसरी बात कर रहा था एब्सटिनेंस, हैड एब्सटेन्ड, वो किसी काम से रुका है। तो हमने देख लिया किस तरह से कंसिडरेशन किसी काम का करना हो सकती है और किस तरह से जो कंसिडरेशन है वो किसी काम से रुकना हो सकती है। अब हम देखते हैं किस तरह से कोई कंसिडरेशन कोई प्रोमिस की फॉर्म में हो सकती है कि मैं फ्यूचर में करूँगा। इसकी तो बहुत सी एग्जाम्पल हमारे जहन में वैसे भी आ सकती हैं कि आप मुझे जो है वो बाइक जो है वो प्रोवाइड कर दो, तो है मैं आपको जो पेमेंट है वो 3 मंथ बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इसमें कंसिडरेशन की कब जा रही है, फ्यूचर में जा रही है। या आप किसी से आज प्रॉमिस करते हो कि भाई 3 मंथ बाद आपने मुझे ये चीज़, ये सामान, ये गुड्स आपने मुझे प्रोवाइड करनी है, और जैसे ही आप प्रोवाइड करोगे मैं डिलीवरी पे आपको पेमेंट कर दूंगा। ये हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आज कर रहे हैं, लेकिन ये परफॉर्म फ्यूचर में होना है। दोनों कंसिडरेशंस जो हैं वो फ्यूचर में पे होनी है, यानी फ्यूचर में आप मुझे बाइक प्रोवाइड करोगे, मेरी गुड्स प्रोवाइड करोगे, फ्यूचर में ही मैं आपको जैसे ही आप गुड्स प्रोवाइड करोगे उन डिलीवरी में आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये फ्यूचर के हवाले से भी जो कंसिडरेशन है फ्यूचर के प्रोमिस भी हो सकता है, किसी काम को करने का, किसी काम को करना हो सकता है, किसी काम से रोकना हो सकता है, और फ्यूचर में कोई काम करने का प्रोमिस हो सकता है। इसी तरह की एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। अमीर प्रोमिसेस टू डिलीवर आईफोन टू बुरहान, बुरहान को प्रोमिस करता है अमीर कि मैं आपको आईफोन प्रोवाइड करूंगा, डिलीवर करूंगा, एंड बुरहान प्रोमिसेस टू पे 85,000 ऑन डिलीवरी, और बुरहान उससे वापस प्रॉमिस करता है कि मैं जब आप मुझे आईफोन डिलीवर करोगे तो मैं आपको 85,000 रुपये ऑन डिलीवरी जो है वो पेमेंट करूंगा। हेयर द कंसिडरेशन फॉर अमीर विल बी 85,000 रुपीज़ ऑन डिलीवरी। अमीर के लिए कंसिडरेशन जो है वो 85,000 ऑन डिलीवरी है। कंसिडरेशन फॉर बुरहान विल बी डिलीवरी ऑफ द गुड्स। बुरहान के लिए जो कंसिडरेशन होगी वो गुड्स की डिलीवरी होगी। सिमिलरली ये हमने प्रॉमिस की बात कर ली, पहले हमने एक्ट देखा, फिर हमने एब्सटिनेंस देखी, फिर हमने प्रॉमिस देखा। तो ये सिंपल सी बातें हैं, ये हमने सिर्फ उसकी डेफिनेशन से, कंसिडरेशन की डेफिनेशन से अखज़ की हैं। तो और क्या चीज़ हमें डेफिनेशन से पता चली थी, द कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। ये भी हमें डेफिनेशन से पता लगा था, जो कंसिडरेशन है वो एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए। ये हमने जो उसकी फर्स्ट लाइन थी वो पढ़ी थी। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल किसी की गुड्स जो हैं वो जल चुकी हैं, तो मिस्टर भी उसकी गुड्स को बचा रहा है, उसे आग लगी हुई है, उसके सामान को आग लगने से बचा रहा है, बचा लेता है। जब वो इंसान वापस आता है तो मिस्टर बी जो है उसको कहता है कि मैंने आपकी गुड्स बचाई हैं आग लगने से, तो आप मुझे अपना ये काम करने के बदले मुझे पेमेंट करो, मैंने कंसिडरेशन प्रोवाइड की है। तो बिल्कुल भी ये पेमेंट लेने का मजाज नहीं होगा मिस्टर बी, क्योंकि जो ऑफर है उसकी डिज़ायर इस काम को करने में शामिल नहीं थी। उसने अपनी मर्ज़ी से बचाई हैं, ऑफर ने नहीं कहा था कि आप ये काम करो। बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल जो है उन्होंने दी हुई है। अदील सेज अरसलान्स गुड फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। बगैर ये पूछे कि आप मैंने ये काम करना है कि नहीं, अदील ने अरसलान की गुड्स जो हैं वो सेव कर ली। अदील कैन नॉट डिमांड पेमेंट फॉर दिस सर्विस एज कंसिडरेशन वाज नॉट मूव्ड एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। जो कंसिडरेशन है, जो बचाने की, आग से चीज़ें बचाने की जो कंसिडरेशन है वो जो है प्रोमिसर की डिज़ायर पे बिल्कुल भी नहीं हुई थी, अदील की अरसलान की डिज़ायर पे नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो पेमेंट क्लेम नहीं कर सकता। तो हमने 3 चीज़ें देखी, जो 4 चीज़ें अब हमने देख ली हैं। पहली चीज़ थी वो कोई काम हो सकता है किसी किस्म का, दूसरी चीज़ थी किसी चीज़ से रोकना हो सकता है, तीसरी चीज़ थी कोई काम करने का प्रॉमिस हो सकता है, और चौथी चीज़ जो हमने देखी है वो डिज़ायर होनी चाहिए प्रोमिसर की। कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर की डिज़ायर पे होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने जो है डेफिनेशन उसमें ही देखी हैं। तो ये फर्स्ट लाइन जो थी डेफिनेशन की वो थी कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर।
अब हमने ये भी देखा था जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी की तरफ से भी हो सकती है, किसी और पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी मिस्टर ए और मिस्टर बी की, कि उसने उधार लिया है मिस्टर बी से, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से उधार लिया है, मिस्टर बी वो उस उधार को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा, वापस नहीं कर पा रहा, तो मिस्टर सी उस उधार को वापस कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन जो कंसिडरेशन है वो मूव की है थर्ड पर्सन से किसी और पर्सन से। प्रोमिसी नहीं था जिसने कंसिडरेशन पे की है, प्रोमिसी पे करने का जो है उसका फ़र्ज़ था, लेकिन किसी और पर्सन ने पे की है। लेकिन अब भी जो कंसिडरेशन है वो कंप्लीट हो गई और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म हो चुका है। इसी तरह की एग्जांपल इसमें हम देखते हैं। अदील आस्क्ड हबीब नॉट टू सू अरसलान फॉर अ ईयर फॉर हिज डेट्स। ये जो पीछे हमने एग्जांपल देखी सेम वही एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं। Adil asked Habib not to sue Arslan for a year for his debts and promises in case of default of Arslan। अब जो इसमें हम देखें कॉन्ट्रैक्ट तो था वो हबीब और अरसलान का था। हबीब और अरसलान ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम जो हैं इस तरह आपने मुझे पैसे दिए हैं, मैं आपको वापस करूंगा पैसे, लेकिन अब वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा अरसलान। तो अदील कह रहा है कि आप उसको सू ना करो, 1 साल के अंदर उसने पैसे ना दिए तो मैं पैसे दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल 1 साल तक वो पैसे नहीं देता तो फिर अदील पैसे देता है, तो कंसिडरेशन जो है वो अदील की जानिब से गई है, अरसलान की जानिब से नहीं गई। प्रोमिसी अरसलान था, हबीब और अरसलान का कॉन्ट्रैक्ट था, हबीब प्रोमिसर था, अरसलान प्रोमिसी था। अरसलान का फ़र्ज़ था जो है कंसिडरेशन उसको परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना, लेकिन वो ये नहीं कर सका, जिसकी वजह से अदील ने इसको परफॉर्म किया। जो थर्ड पर्सन की तरफ से कंसिडरेशन गई, लेकिन ये कंसिडरेशन जो है ये कंप्लीट हो चुकी, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका। ठीक है, 5 चीज़ें हमने देख ली हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, और ये सारी चीज़ें जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन थी उसी के हमने टुकड़े टुकड़े करके पार्ट्स में डिवाइड करके उसको उठा के हम बारी बारी उन्हीं डेफिनेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम देख रहे हैं। तो यहाँ से बिल्कुल आपको सिनेरियो ही आएगा। अगर वो डेफिनेशन पूछ भी लेता है तो मेरे ख्याल है जब हम ये पढ़ लेंगे 3-4 पॉइंट्स तो आपको वैसे उसकी डेफिनेशन याद हो चुकी होगी। 2-3 मार्क्स की वजह से डेफिनेशन पूछ भी सकता है, डेफिनेशन भी आपने साथ साथ याद करनी है, लेकिन जो ज़्यादा फोकस होगा हमारा यहाँ पे वो केस स्टडी पे होगा। इस तरह का एक केस बनाएगा, वो कहेगा भी फलां आदमी आया था, बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो गया, उसकी इतनी बड़ी दुकान थी, करोड़ों का उसका नुकसान हो रहा था। तो एक बंदे के दिल में आया कि यार इसका करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो उसने अपनी जो है वो नई मोटरसाइकिल पे जो है इतना ज़्यादा पानी जो है वो उठाया और उठा के उधर जो है वो आग में डाला। उसकी मोटरसाइकिल की जो मार्केट वैल्यू पानी डालने से पहले थी वो 50 लाख रुपए थी, उसके बाद वो 500 रुपये रह गई, तो इतना बड़ा उसका नुकसान हो गया। तो जब जिसकी आग लगी थी वो बंदा आया है, तो अब वो कह रहा है कि मैंने आपकी जो है इतना सामान 50 लाख का सामान जो है वो मैंने आपका आग में से बचा लिया, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल का भी इसमें से 10,000 का लॉस हुआ ये सामान आने में, तो आप मुझे 10,000 पे कर दें। तो क्या वो पे करेगा कि नहीं? तो हमने लॉ में इमोशंस कभी भी नहीं देखने हैं, हमने जो अपनी प्रोविजन पड़ी हुई है वो देखनी है। हमने वहाँ पे उसको बताना है कंसिडरेशन जो है वो डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए, एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रोमिसर की कोई डिज़ायर नहीं थी, प्रोमिसर ने बिल्कुल नहीं कहा था कि आप मेरी जो चीज़ें हैं वो आग से बचाओ, तो बदले में मैं आपको आपकी बाइक के या इस तरह के कोई आपकी मदद करूँगा। तो हमें वो इस तरह का सिनेरियो देके कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, यहाँ से आपको मोस्टली सिनेरियो आ रहे होंगे, इसलिए आपने चीज़ों को समझ के चलना है। तो अगला पॉइंट, ये गालिबन लास्ट पॉइंट है इस डेफिनेशन का, ये एक और एग्जांपल है इसी जो है कंसेप्ट से रिलेटेड। आरिफ ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर हुमैरा। आसिफ ने जो है वो अपनी प्रॉपर्टी हुमैरा के नाम कर दी, अपनी प्रॉपर्टी हुमैरा को ट्रांसफ़र कर दी विद द डायरेक्शन दैट हुमैरा शुड पे नुमान एनविटी। तो उसने लेकिन उसको कहा इसके जो आपने एनविटी है, इसकी जो किस्तें हैं, इसका जो भी हिसाब किताब है वो आपने नुमान को पे करना है, वो मुझे पे नहीं करना। ऑन द सेम डे हुमैरा एग्जीक्यूटेड द डीड इन राइटिंग इन फेवर ऑफ नुमान एंड एग्रीड देयर बाई टू पे द एनविटी। और उसने हुमैरा ने जो है वो एग्री कर लिया कि ठीक है मैं इसकी जितनी भी वो किस्तें हैं वो मैं नुमान को पे करूँगी। लेटर बाद में हुमैरा रिफ्यूज टू पे द एनविटी टू द प्ली दैट नो कंसिडरेशन हैड मूव फ्रॉम नुमान। उसने कहा भाई जो घर था वो मेरे वालिद साहब आरिफ ने दिया है,
तो मैं इसको नुमान को पैसे क्यों पे करूं, मुझे उधर से तो कोई कंसिडरेशन मिली नहीं, उधर से कोई कंसिडरेशन आती तो मैं फिर नुमान को पैसे पे करने की मिजाज होती। हेयर नुमान इज इंटाइटल्ड टू मेंटेन अ सूट बिकॉज कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। कंसिडरेशन जो है वो आरिफ से मूव हुई है, लेकिन आरिफ ने उसके कॉन्ट्रैक्ट करवाया भी भाई आपने पैसे जो है वो नुमान को पे करने हैं। आल्दो नुमान ने कंसिडरेशन कोई पे नहीं की है, कंसिडरेशन आरिफ ने ही पे किया। जिस तरह कंसिडरेशन जो है वो आरिफ ने पे की है, जिस तरह उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप नुमान को एन्युटी पे करेंगी, तो बिल्कुल हुमैरा ने वो नुमान को ही पे करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन है वो उसी पर्सन की तरफ से आए जो प्रोमिसर है या जो प्रोमिसी है। जो कंसिडरेशन है वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ से भी आ सकती है और कॉन्ट्रैक्ट किसी और दो पर्सन का भी हो सकता है। जो पिछली एग्जांपल थी उसमें जो है वो प्रोमिसी को जो है थर्ड पर्सन प्रोमिसी की तरफ से आ रहा था, और इस एग्जांपल में जो थर्ड पर्सन वो प्रोमिसर की तरफ से आ रहा है। प्रोमिसर की तरफ से जो परफॉर्मेंस है वो भी थर्ड पर्सन कर सकता है, जो प्रोमिसी की तरफ से परफॉर्मेंस है वो भी थर्ड पर्सन कर सकता है कंसिडरेशन की। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के लिए ज़रूरी नहीं कि जो कंसिडरेशन है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की तरफ से ही आए, वो किसी थर्ड पर्सन की भी तरफ से आ सकती है। अगर इस तरह कोई सिनेरियो होता है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने कहना है हमने लॉ में ये बात पढ़ी है कि प्रोमिस जो कंसिडरेशन है वो मे बी फ्रॉम एनी अदर पार्टी। इस बेस पे आपने इस तरह की केसेस को इवेल्युएट करना है। तो आपने इन चीज़ों को समझ के ज़हन में बिठाना। आखिरी पॉइंट यहाँ का गालिबन कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन जो है वो पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। पास्ट की किस तरह से हो सकती है, 10 साल पहले, 10 साल तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 2 मंथ पहले मिस्टर ए का जो पर्स है ना वो मिस्टर बी ने उसे ढूंढ के दिया था। आज 2 मंथ बाद उसको याद आता है कि भाई आपने ना मुझे वो पर्स मेरा ढूंढ के दिया था, तो उससे मेरा बड़ा ज़्यादा जो नुकसान हुआ था ना वो बच गया। ये जो 2 मंथ हैं ये मैं उधर ही लगा रहा हूँ, उस नुकसान को बचाने की मद में मैंने ये 2 मंथ जो हैं वो लगा दिए हैं। तो आपकी उस मेहरबानी की वजह से जो मेरा पर्स है वो बचा है। तो मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ कि मैं आज से 2 मंथ बाद जो है वो आपको आपके पैसे पे कर दूँगा। यानी कि मैं आपको 2 मंथ बाद जो है वो एज अ प्राइस आपको 10,000 रुपीज़ पे कर दूँगा। वो काम जो है वो पास्ट में हुआ पड़ा है और वो अब उससे प्रोफिस कर रहा है कि मैं आपको फ्यूचर में पे कर दूंगा, या आज ही वो जाके उसे वो 10,000 पे कर देता है। तो फिर ये पास्ट का जो कंसिडरेशन है, आधी कंसिडरेशन जो है वो पास्ट में आई थी और वो बाकी कंसिडरेशन अब पूरी कर रहा है। कोई ऐसा काम जो उसने पास्ट में किया था, पास्ट में कंसिडरेशन परफॉर्म हुई थी, आज उस काम का जो कॉन्ट्रैक्ट को है वो कंप्लीट कर रहा है। तो कंसिडरेशन जो है वो पास्ट की भी हो सकती है। इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आपने बुक में दी हुई है आपकी। अक्रम renders some service to वसीम in the month of August। अगस्त के महीने में जो अक्रम है उसने वसीम को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की। इन सितंबर वसीम promises to compensate अक्रम an amount of 10,000 rupees for the services to render to him। जो सर्विसेज उसने अगस्त में प्रोवाइड की थी, सितंबर में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया भी भाई आपने वो सर्विसेज बड़ी अच्छी मुझे प्रोवाइड की थी, उसके बदले में मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो जो कंसिडरेशन है वो पास में मूव हो चुकी है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा चुकी हैं पास में, और आज वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन रहा है, वो जो प्रॉमिस है वो एग्रीमेंट है वो आज बन रहा है किसी ऐसी चीज़ की बेस पे, किसी ऐसी कंसिडरेशन की बेस पे जो पास में मूव हो चुकी है। तो इसी तरह जो पास सर्विसेज अमाउंटिंग टू पास कंसिडरेशन अक्रम कैन रिकवर 10,000 फ्रॉम वसीम। तो अक्रम वसीम से 10,000 रिकवर कर सकता है क्योंकि कंसिडरेशन जो है वो पास में मूव हो चुकी है। तो कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, अगर आपको इस तरह का सिनेरियो बना कर दे रहे कि 10 साल पहले काम हुआ था तो आज वो प्रॉमिस कर रहा है वो जो 10 साल पहले काम हुआ था उसके पैसे मैं आपको कल दूंगा। तो कंसिडरेशन किसी भी टाइम पास में हो सकती है और प्रेजेंट में भी हो सकती है। प्रेजेंट के तो हम काफ़ी एग्जांपल्स देखते हैं आए हैं। एक और एग्जांपल है, वकार सेल्स हिज कार फॉर ₹1 मिलियन एंड डिलीवर्स द कार एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। उसने जो है कार जो है 1 मिलियन रुपीज़ की 1 मिलियन रुपीज़ की कार सेल करने का जो है वो फैसला किया एंड डिलीवर्स द कार एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो जैसे उसने कार डिलीवर की वैसे उसने पेमेंट ले ली। प्रेजेंट में जो है वो जो है कंसिडरेशन परफॉर्म हुई है, प्रेजेंट में उसने जाके कार उसको दी, प्रेजेंट में उसने पेमेंट दे दी, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जो है वो कंसिडरेशन परफॉर्म हुई है।
बिल्कुल ये प्रेजेंट वाली की एग्जांपल थी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, कंसिडरेशन प्रेजेंट में भी हो सकती है, और कंसिडरेशन फ्यूचर में भी हो सकती है। फ्यूचर कंसिडरेशन के पीछे भी हम एक एग्जांपल देख चुके हैं, एक और देखते हैं। अख्तर प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू सुहेब आफ्टर 5 days। मैं आपको 5 दिन बाद गुड्स प्रोवाइड करूंगा, अख्तर ने शुएब के साथ जो है वो प्रॉमिस किया। एंड शुएब प्रोमिसेस टू पे आफ्टर 5 days फ्रॉम द डिलीवरी। डेट ऑफ डिलीवरी के उसने कहा जब आप मुझे डिलीवर कर दोगे तो उसके भी 5 दिन बाद मैं आपको पैसे पे करूंगा। तो कंसिडरेशन कब परफॉर्म होगी? ये फ्यूचर में परफॉर्म होगी, एक किस्म का प्रॉमिस है। तो जो फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकती है, पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकती है। कि यहाँ से वो आपको कोई भी किसी किस्म का सिनेरियो बना कर दे सकता है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि भाई ये बहुत गलत तरीका है कि फ्यूचर कंसिडरेशन हो रही है, ये बहुत गलत तरीका है कि पास्ट कंसिडरेशन हो रही है। पास्ट कंसिडरेशन की वजह से उसके हकूक़ पामाल हो रहे हैं, उसके हकूक़ पामाल हो रहे हैं। तो हमने सब चीज़ों को इग्नोर करना है, अपने दिमाग को काम रख के हमने अपनी प्रोविजन सोचनी है। हमने प्रोविजन में पढ़ा है कि कंसिडरेशन है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है। इस बेस पे इवेल्युएट करके हमने उसका आंसर देना है। तो ये चीज़ें थी जो हमने डेफिनेशन से जो है वो चीज़ें अपने निकाली। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से हमें इन चीज़ों का पता चल गया कि जो है वो कंसिडरेशन है वो कोई काम हो सकता है, कंसिडरेशन किसी काम से रोकना हो सकता है, कंसिडरेशन किसी भी तरह का कोई प्रॉमिस हो सकता है, कंसिडरेशन जो है वो डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर पे होती है, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हमने ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं ये देखे हैं, सिंपल से पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ें, इनको समझें, इनको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा आपकी इनके साथ समझ होगी, जितनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग इनके साथ डेवलप होगी, किसी भी किस्म का कोई भी सिनेरियो आप उसी तरह का उसके लिहाज से डील कर पाएंगे। और जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, जब आपको समझ आ जाएगी, याद करने में आपको बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। बेसिकली आपको समझ आ जाए तो आपको याद खुद ब खुद वो चीज़ हो जाती है। इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जो पीछे हमने चीज़ 3-4 स्लाइड्स पढ़ी हैं उनको देखें, उनको एक बार पढ़ें, डाइजेस्ट करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में मैं हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देता हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। इसके जो एडिशनल पॉइंट्स हैं कंसिडरेशन के हवाले से वो हम देखते हैं जो डेफिनेशन में हमें नज़र नहीं आए। द कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज़ नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। जो प्रोमिसर है वो पहले से ही वो कर रहा हो, वो चीज़ कर रहा हो, या टू डू बिकॉज अ प्रोमिस टू डू व्हाट अ प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू एड्स नथिंग टू द एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। प्रोमिसर जो है पहले से वो चीज़ कर रहा हो, उसका रोज़मर्रा का काम ही वही हो, वो रोज़ काम ही वो कर रहा हो, उसको एज अ कंसिडरेशन पेश करना बिल्कुल गलत है। कंसिडरेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो वो पहले से करता है। फॉर एग्जाम्पल एक टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर कहता है हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैं कल के दिन टैक्सी चलाऊंगा तो तुम मुझे 5,000 रुपये देना। ऐसा कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है भाई? आप कल के दिन टैक्सी चलाओगे, आप तो हो टैक्सी ड्राइवर, आपने डेली टैक्सी चलानी है, ये उसका रोज़मर्रा का काम है टैक्सी चलाना। तो वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो वो काम पहले से करता है वो पहले से बाउंड है वो काम करने के। बिल्कुल इसी तरह टैक्सी ड्राइवर की जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो दी हुई है। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो आपके स्टडी टेक्स्ट में है उसको देख लेते हैं। हामिद वाज समन टू गिव एविडेंस इन अ कोर्ट। जो हामिद है ये उसकी ड्यूटी है कि कोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड करे वेयर द साजिद वाज इन लिटिगेशन। ये जो केस है वो साजिद का केस चल रहा है कोर्ट में, और हामिद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एविडेंस प्रोवाइड करने की है। अब साजिद क्या करता है? साजिद प्रोमिस टू पे सर्टेन अमाउंट टू हामिद। साजिद ने भी हामिद को प्रोमिस किया मैं आपको सर्टेन अमाउंट पे करूँगा फॉर गिविंग द एविडेंस, एविडेंस देने के लिए। तो वो तो पहले ही हामिद जो है वो एविडेंस देने का मजाज है, वो तो पहले ही उसका फ़र्ज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हामिद की ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका काम ही है जो एविडेंस प्रोवाइड करना। तो आप किस तरह उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं भाई मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा अगर एविडेंस प्रोवाइड करोगे। अगर आप ना भी दो तो उसने एविडेंस प्रोवाइड करना ही करना है, ये उसकी ड्यूटी है। तो ये इस तरह का प्रॉमिस, इस तरह का एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल वाइड होगा, क्योंकि कंसिडरेशन इस तरह की बिल्कुल भी नहीं हो सकती जो प्रोमिसर जो है वो ऑलरेडी वो काम करने का बाउंड है। तो ये एडिशनल पॉइंट, पहला पॉइंट सिंपल सा पॉइंट, इस तरह की कंसिडरेशन नहीं हो सकती जो प्रोमिसर पहले ही करने का मिजाज है, पहले ही करने का बाउंड है। इस तरह की कंसिडरेशन किसी भी किस्म की, इस टाइप की कंसिडरेशन जो है वो वाइड कंसिडर की जाएगी। ये एडिशनल पॉइंट नंबर 1 था। उसके बाद एडिशनल पॉइंट नंबर
2 को हम ज़रा देखते हैं। द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। जो कंसिडरेशन है वो रियल होनी चाहिए, इस तरह के नहीं होनी चाहिए कि आप मुझे 500 रुपये देंगे तो मैं आपको जादू से मेंढक बना दूंगा, आप मुझे 1000 रुपये देंगे तो मैं ये जितना पड़ा है ये सारा कुछ मैं सोने में बदल दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपये देंगे जो आपके दोस्त की डेथ होगी है मैं उसको ज़िंदा कर दूंगा। ये अनरियल है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। तो इस तरह की कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह की एग्जांपल दी हुई है, आजम प्रोमिसेस टू पुट लाइफ इनटू बाबर्स डेड वाइफ। बाबर की वाइफ की डेथ हो चुकी है तो वो आजम प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं आपकी जो वाइफ है उसमें जान डाल दूंगा अगर आप मुझे 1 बिलियन रुपए पे करें। ये एग्रीमेंट बिल्कुल वाइड है क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है और वो रियल बिल्कुल भी नहीं है। तो एडिशनल पॉइंट्स जो हैं हमने वो 2 पॉइंट्स देखे एडिशनल पॉइंट। एक जो है कंसिडरेशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो प्रोमिसर पहले ही करने का मजाज है, बाउंड है, वो काम वो पहले ही कर रहा है, तो इस तरह की कंसिडरेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने टैक्सी ड्राइवर देखा, टैक्सी ड्राइवर डेली टैक्सी चलाए तो उसका काम ही टैक्सी चलाना है, तो उससे प्रॉमिस नहीं किया जा सकता भी अगर आप टैक्सी चलाओगे तो आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, या वो किसी से प्रॉमिस नहीं कर सकता भाई मैं टैक्सी चलाऊंगा कल का दिन तो अब मुझे 5,000 रुपये आप देना। इसी तरह हमने वो लिटिगेशन वाली एग्जांपल देखी, वो उसका हामिद का पहले से ही काम है एविडेंस प्रोवाइड करना, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता कि भाई आप एविडेंस प्रोवाइड करोगे तो मैं आपको 5,000 या इतनी अमाउंट जो है वो पे करूँगा। कोई इस तरह की कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए जो प्रोमिसर पहले से ही करने का मिजाज हो, पहले से ही करने का बाउंड हो। बिल्कुल इसी तरह से कंसिडरेशन जो है वो इलीगली नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये थे कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट। अभी तक हमने जो कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा सिंपल सी बातें, यहाँ से मोस्टली केस स्टडी ही टेस्ट हो रही होगी, इसको आप देख लें, इसको डाइजेस्ट करें, कोई बात समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एग्रीमेंट जो है विदाउट कंसिडरेशन, अभी तक हमने ये पढ़ा कंसिडरेशन के बगैर एग्रीमेंट नहीं होता। क्यों? हमने पढ़ा जी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ऑल एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये बात बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। अभी तक हम बिल्कुल यही पढ़ते हैं कि प्रॉमिस प्लस एग्रीमेंट इज कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो जो कोई भी एग्रीमेंट होगा कंसिडरेशन के बगैर ऑब्वियसली वो वॉइड ही होगा। लेकिन इसकी 4 एक्सेप्शंस हैं जो हम आज देखेंगे कि ये 4 किस्म के एग्रीमेंट्स जो हैं ये वॉइड नहीं हो सकते, वॉइड नहीं होंगे चाहे इसमें कंसिडरेशन ना भी हो। बाकी इन चारों के अलावा जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे उनमें कंसिडरेशन होना लाजमी है, वो वॉइड होंगे। इन 4 जो है वो कौन कौन से हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। पहली जो एक्सेप्शन है वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे किया जाए, चाहे उसमें कंसिडरेशन ना भी हो, वो वाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बाप बेटे का कॉन्ट्रैक्ट, बाप बेटे से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई अगर आप फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो मैं आपका जो भी आपका एडमिशन की प्रोसीडिंग है वो आपकी जो हो रही है वो सारी मैं पे करूँगा, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। बदले में बाप को कुछ नहीं मिल रहा, बाप को कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही। बेटे को पैसे मिल रहे हैं जो भी मिल रहे हैं, लेकिन बाप को कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही, नो कंसिडरेशन फॉर फादर। तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो है वॉइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। नेचुरल लव अफेक्शन की बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे, दादा पोते का क्लोज रिलेशनशिप, इनकी जो एसेंशियल्स हैं वो क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। किस बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट हमें पता लगेगा कि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है और क्यों ये वॉइड नहीं होगा, ये हम चीज़ें अभी देख लेते हैं। पहली चीज़ जो आपको समझने की है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे चाहे उसमें कंसिडरेशन ना हो वो वॉइड नहीं होंगे। An agreement without consideration shall not be void if it is expressed in writing and registered under the relevant law। तो पहली जो कंडीशन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको वॉइड होने से बचाने के लिए, जो पहली कंडीशन है वो है ये एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग हों, कि ये राइटिंग में किए गए हों और जो रेलिवेंट लॉ है उसके अंडर इनको रजिस्टर किया गया हो। ये मुँह ज़बानी नहीं होनी चाहिए। हमने पहले देखा था कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, ओरल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका रिटन होना लाजमी है। जैसे कोर्ट की कार्रवाई, कोर्ट में कोई फैसला करवा रहे हो तो
पे एग्रीमेंट किया जाता है, दोनों पार्टीज के साइन किए जाते हैं। इसी तरह का एक और कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आ गया जिसे राइटिंग में होना लाजमी है। वो कौन सा है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जो पहली बात दोबारा से देखें, जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो है, शुरू से अगर हम इस बात को देखें, एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बगैर जो है वो वाइड है, सारे एग्रीमेंट्स वाइड हैं। इसकी 4 एक्सेप्शंस हैं कि एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बगैर भी जो है वो वैलिड एग्रीमेंट बन सकता है। इसकी 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कोई भी एग्रीमेंट जो राइटिंग में किया गया है और लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है, और ये नेचुरल, इट इज़ मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हेडिंग ही है इसकी कि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे किया गया हो बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। दोनों का आपस में करीबी ताल्लुक हो, भाई बहन, वालिद बेटा हो, बाप जो है पोता दादा हो सकता है, मियाँ बीवी हो सकते हैं। जो ये एग्रीमेंट है वो उन के नियर रिलेशनशिप्स के बीच में हो सकता है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का ऑब्वियस सी बात है, जो कुदरती प्यार है वो इसी तरह के जो रिश्ते होते हैं हमारे आपस में, फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, उन्हीं में होता है। बाहर वालों के साथ जो है ये कुदरती प्यार नहीं हो सकता। इट इज़ मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। हमने क्या बात की? हमने बात की एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बगैर वाइड होते हैं। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन ये है कि जो एग्रीमेंट है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के साथ किया गया हो। जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे एग्रीमेंट्स होते हैं, चाहे उनमें कंसिडरेशन ना हो, वो कंसिडरेशन वॉइड नहीं होते, एग्रीमेंट जो है वो वॉइड नहीं होते। इनकी कंडीशंस क्या हैं? कौन से एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे पूरा उतरते हैं? ऐसे एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे पूरा उतरते हैं जो उन पार्टीज़ के दरमियान हो, जो क्लोज रिलेशनशिप, नियर रिलेशनशिप में स्टैंड करती हैं पार्टीज़। बाप बेटा हो सकती है, माँ बेटा हो सकते हैं, जो है वो दादा पोता हो सकते हैं, नाना पोता हो सकते हैं। क्लोज रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, नियर रिलेशनशिप हो, उनमें लव एंड अफेक्शन हो, उन एग्रीमेंट्स को जो है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो रजिस्टर किया गया हो और वो राइटिंग में उनको रजिस्टर्ड किया गया हो। अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, चाहे उनमें कंसिडरेशन ना हो, उनको वैलिड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहले एक्सेप्शन हमने देखी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे जो एग्रीमेंट होता है बशर्त ये कि वो नियर रिलेशनशिप में स्टैंड कर रहे हों, दोनों पार्टीज़ के नियर रिलेशनशिप हो, और उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है वो राइटिंग में हो और लॉ के अंदर उसको रजिस्टर्ड किया गया हो, या एक किस्म का स्टाम्प जिसे कहते हैं, हम स्टाम्प कहते हैं, स्टाम्प करवा लिया, वो स्टाम्प करवाया गया हो। इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। Azam, for natural love and affection, promises to give his son Babar ₹10,000. Azam puts his promise to Babar into writing and registers it. तो उसने कहा अपने बेटे को कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा। आज़म ने अपने बेटे बाबर को कहा कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा, और उसने वो राइटिंग में कहा और उसको रजिस्टर करवाया। तो ये एग्रीमेंट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। एक मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ। कुछ केसेस इस तरह के आपके सामने आएंगे जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। फॉर एग्जांपल, उसने सिनेरियो बनाया होगा, लेकिन ये जो बात है ना, बाबर इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर इट, उसने राइटिंग की, लिखा भी है और उसको रजिस्टर भी किया है, ये चीज़ उसमें मिसिंग होगी। मतलब उसने ये भी नहीं कहा होगा कि उसने लिखा नहीं है और उसने रजिस्टर नहीं किया, और उसने ये भी नहीं कहा होगा कि उसने लिखा, उसने रजिस्टर किया है। ना उसने ना कहा होगा, ना उसने हाँ कहा होगा। तो ऐसे मौक़ों पे आपने अपना जवाब भी इस तरह का देना है। आपने इफ़ यूज़ करना है। आपने कहना है दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड इफ़ इट इज़ इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, एंड इट इज़ वॉइड इफ़ दिस कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड। अगर ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं की गई हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल की गई है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कभी भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की बेस पे, असम्पशंस की बेस पे कोई भी किसी भी किस्म की केस स्टडी का फैसला नहीं करना। आपको इन्फॉर्मेशन कम नज़र आ रही है, आपको इन्फॉर्मेशन मिसिंग नज़र आ रही है, आप इफ़, मे बी, माइट बी, कैन बी जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हुए अपनी केस स्टडीज़ का फैसला करें। ठीक है, तो ये पहली एक्सेप्शन है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एक्सेप्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और दूसरी हम इसकी जो है वो एक्सेप्शन देखते हैं
प्रोमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस। जैसे मैंने आपको वो पर्स की एग्जांपल दी है, तो बिल्कुल इसने तकरीबन उसी तरह की बात कर दी है कि कंसिडरेशन में भी अराइजेज एज अ पास्ट इवेंट। कंसिडरेशन जो है वो पास्ट में भी हो सकती है। कोई पर्स था, उसको मिला, तो उसने आज उसके कॉन्ट्रैक्ट किया, या आज गया उसको उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, उसे कहा मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँगा। तो वो जो पास्ट सर्विस उसने की थी उसको कंपनसेट करने के लिए आज वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आज तो वो किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन नहीं पे कर रहा, सिर्फ वो 10,000 दे रहा है। दूसरी तरफ से आज तो कोई कंसिडरेशन नहीं आ रही, लेकिन प्रॉमिस जो है वो उनका बन गया, प्रॉमिस उनका बन गया। आज दूसरी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आई, क्योंकि वो कंसिडरेशन जो है पास्ट में किसी तरह से वो पे कर दी गई है, किसी तरह से वो सर्विसेज जो हैं वो पास्ट में प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो ये सिंपल सी बात है। इसमें अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाए, यहाँ पे आप दो जो हैं प्रोविजंस आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। चाहे आप ये प्रोविजन लगा दें कि कंसिडरेशन मे बी अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जो हम अभी देख के आए हैं, चाहे तो आप ये जो है वो प्रोविजन लगा दें कि प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज fall under the exceptions of consideration without agreement without consideration is void। इनमें से दोनों ही सेम बातें कर रहा है कि जो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को जो है कंपलसेट करने के लिए कोई प्रॉमिस किया जाए, उसमें कंसिडरेशन अभी ना पे हो रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। इस तरह की उसने जो है वो एक एग्जांपल दी है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शेल नॉट बी वाइड इफ इट इज़ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली इन पार्ट अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको उर्दू में बताई उसने अंग्रेज़ी में लिख दी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। अमीर फाइंड्स बुशराज पर्स, वही पर्स वाली एग्जाम्पल है, एंड गिव्स इट टू हर ऑन 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 को जो है उसने पर्स ढूंढ के बुशरा को दे दिया। एंड बुशरा प्रोमिस टू पे 5,000 ऑन 31 मार्च 2022। बुशरा ने प्रोमिस कब किया जी? 31 मार्च को। 3-4 माह बाद जो बुशरा है वो उसे प्रोमिस कर रही है कि भाई मैं आपको 5,000 दूंगी, और 31 मार्च को ही उसने वो 5,000 है उसको दे दिए। तो ये कोई ऐसा एक्ट था जो पास में 3-4 माह पहले हुआ था, ऐसे कंसिडरेशन उसकी 3-4 माह पहले प्रोवाइड हुई थी, लेकिन आज उसको जो परफॉर्म किया गया, आज उसको जो है वो कंप्लीट किया गया है, तो ये भी वैलिड होगा अगर आज किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन प्रोवाइड नहीं की गई। ये पास्ट सर्विस की बेस पे जो है वो कंसिडरेशन प्रोवाइड की गई है। तो पहली जो एक्सेप्शन थी वो थी नेचुरल लव एंड अफेक्शन की, उसमें कुछ कंडीशंस थी, वो राइटिंग में होना चाहिए, वो रजिस्टर अंडर लॉ होना चाहिए, वो नियर पार्टीज जो है वो स्टैंड कर रही हो। दूसरी एक्सेप्शन जो है प्रोमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विस, इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन जो है वो आपने याद नहीं करनी, सिर्फ सिंपल इतना याद करना है कोई पास्ट में कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो आज उसके हवाले से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई आज कंसिडरेशन जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक और एग्जांपल इस तरह की दी हुई है कि आज़म ने उस बाबर के जो है वो नौमौलूद बच्चे को जो है वो सपोर्ट किया। बाबर प्रोमिसेस टू पे आज़म एक्सपेंसेस इन डूइंग सो। छोटे बच्चे को सपोर्ट करने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए बाबर को, आज़म को, बाबर ने जो है वादा किया कि आज़म मैं आपको उतने एक्सपेंसेस पे करूँगा। तो कोई काम उसने जो बच्चे को सपोर्ट किया था वो पास्ट में किया था, आज वो प्रॉमिस कर रहा है, आज उसको वो बच्चा उसका वापस मिल रहा है। आज वो प्रॉमिस कर रहा है कि आपने मेरे बच्चे का ख्याल रखा, मेरे बच्चे को सपोर्ट किया, ये सपोर्ट करने में, ख्याल रखने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपको दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है किसी पास्ट सर्विस को कंपनसेट करने के लिए, अगरचे आज कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हो रही है, उसने जितनी कंसिडरेशन थी वो बच्चे के ऊपर लगा दी है, वो बच्चे को ब्रॉड अप करने में, उसको सपोर्ट करने में। तो आज किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन पे नहीं हो रही है, ये पास्ट सर्विस को जो है वो कंपनसेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो दूसरी एक्सेप्शन जो है वो है प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तीसरी एक्सेप्शन है टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो टाइम बार डेट है, जैसे ये नाम से ही जाहिर है टाइम बार्ड है, यानी कि टाइम गुजर चुका है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। इसकी एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, एक मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया। मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी के कुछ पैसे देने थे फलां डेट को, किसी भी एक फिक्स डेट को, उसने उस डेट को उसको एक चेक दे दिया। उसने कहा भाई ये मैं आपको चेक दे रहा हूँ, मैंने आपको पैसे देने थे, ये अमाउंट मैंने चेक के ऊपर लिख दिया है।
अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस चेक को कैश करवा लेना है या अपने अकाउंट में पैसे डलवा लेने हैं। 1 हफ्ते तक आप इसको कैश नहीं करवाते, पैसे नहीं डलवाते तो चेक बाउंस हो सकता है, चेक को कुछ भी हो सकता है, मेरे अकाउंट में पैसे ख़त्म हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको कैश करवा लें। मिस्टर बी जो था वो थोड़ा सुस्त था, तो उसने वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको कैश नहीं करवाया। 1 हफ्ते बाद जब वो बैंक गया तो उन्होंने कहा भी आपका चेक जो है वो बाउंस हो चुका है। अब जो है मिस्टर ए ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन मिस्टर ए को वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो जो चेक है वो टाइम बार्ड हो गया। इसको हम कहेंगे टाइम बार्ड चेक। ये चेक जो है टाइम बार्ड हो चुका है। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है मिस्टर बी ए को जी थोड़ा सा तरस आता है कि यार उसने मेरी इतनी हेल्प की थी तो उसके साथ इतना बुरा हो गया। तो वो उसे कहता है चलो लाओ मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो पैसे हैं ना वो आपके 10,000 या जितनी भी अमाउंट थी जिसका वो चेक जो है वो टाइम बार्ड हो गया, तो मैं आपको उतनी अमाउंट दोबारा पे कर दूंगा। ठीक है, वो रिटर्न में उसको दे देता है। ये है टाइम बार डेट और ये थी इसकी एक्सेप्शन। अ टाइम बार डेट इज डेट विच ए क्रेडिटर। आपने अगर तो FAR 1 अपनी इंट्रो वगैरह पढ़ी हुई है तो आपको क्रेडिटर का पता होगा। क्रेडिटर जो होता है वो पेएबल होता है। मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी का क्रेडिटर है, तो इसका मतलब है मिस्टर बी ने मिस्टर ए के पैसे देने हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी का पेएबल है। तो डेटर होता है वो रिसीवेबल होता है, उससे पैसे लेने होते हैं। इंट्रो FAR 1 में जो है आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। तो टाइम बार डेट is debt which is a creditor cannot enforce the payment of due to law of limitation। जो है जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, लॉ की लिमिटेशन की वजह से वो जो क्रेडिटर है वो टाइम बार डेट को इन्फोर्स नहीं कर सकता। उसकी अपनी गलती की वजह से उसने हफ्ता लेट कर दिया, जिसकी वजह से वो चेक जो है वो बाउंस हो गया, वो टाइम बार्ड हो गया। अब वो जो है वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। अब चाहे तो जो डेटर है वो चाहे तो उसे कहे भाई मैंने तो आपको पैसे दे दिए थे, लीगली उस पर कोई भी किसी किस्म की लिटिगेशन जो है वो लीगली उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। लेकिन फिर भी वो तरस खा के या किसी भी इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तौर पे उसको चाहे पूरे पैसे, चलो मैं आपको 10,000 के 10,000 दे देता हूँ, चलो आपका नुकसान मैं आपको कम कर देता हूँ, आपको 5,000 देने का वादा करता हूँ, वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन ये वो जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था वो तो ख़त्म हो गया। अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सिर्फ वो पैसे दे ही रहा है, उसे बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही, कंसिडरेशन बदले में कोई नहीं मिल रही। ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट ये फिर भी वैलिड कंसिडर किया जाएगा। ये है एक्सेप्शन। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर टाइम बार डेट हो जाता है, डेट टाइम बार्ड हो जाता है, वो जो डेटर है वो फिर भी कोई बीच में कोई पार्टली अमाउंट या कंप्लीट अमाउंट लिख के रिटर्न फॉर्म में उसको दे देता है, तो फिर उसको जो है हम वैलिड एग्रीमेंट कंसिडर करेंगे, अगर चाहे उसमें कंसिडरेशन नहीं आई। An agreement without consideration shall not be void if it is a promise made in writing and signed by the debtor or his agent। ये राइटिंग में होना चाहिए और जो डेटर है या उसका एजेंट है उसने इसको साइन करना है। तो इसमें भी दो जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट्स। टाइम बार डेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंसिडरेशन जो एग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन भी इसको वैलिड करने के लिए दो इसकी कंडीशंस हैं कि ये जो है ये राइटिंग में होना चाहिए और साइन बाय डेटर या उसके एजेंट ने इसको साइन किया हुआ हो, तब जो टाइम बार डेट है उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका एग्रीमेंट इवन विदाउट कंसिडरेशन जो है वो वैलिड कंसिडर होगा। आपको उर्दू में भी समझा चुका हूँ टाइम बार डेट क्या होता है, किस तरह से वो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। होपफुली आपको समझ आ गई। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, या तो ये कंप्लीट पेमेंट हो सकती है जो टाइम बार डेट है उसकी, या उसकी हाफ पेमेंट, उसकी पार्ट पेमेंट हो सकती है। लेकिन टाइम बार डेट के अलावा कोई और चीज़ नहीं हो सकती है ना। वो 5 साल पुरानी मोटरसाइकिल का, 5 साल पुरानी गाड़ी का जिक्र करके वो टाइम बार डेट की बेस पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, नहीं। वो जो पेमेंट है वो टाइम बार डेट की बेस पे ही होनी चाहिए, उसी में से पार्ट पेमेंट या उसी की कंप्लीट पेमेंट वो साइन करके और राइटिंग में पे कर सकते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। अदील ओज ₹1,000 टू काशिफ।
बट द डेट हैज़ बिकम टाइम बार्ड, लेकिन वो जो डेट है वो टाइम बार्ड हो गया किसी वजह से। जिस तरह वो चेक वाली एग्जांपल दी, वो मामला भी इधर हो सकता है। ये 1000 रुपीज़ का डेट था अदील ने जो काशिफ का देना था, और वो टाइम बार्ड अदील ने काशिफ से लेना था जो टाइम बार्ड हो चुका है। अदील क्या करता है, अदील साइंस आर रिटन प्रॉमिस टू पे काशिफ 900। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, टाइम बार्ड हो गया, वो एग्रीमेंट हमारा खत्म हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको 900 रुपीज़ दे दूंगा ऑफ दिस टाइम बार्ड डेट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑल्दो इसमें दूसरी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आ रही, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन फिर भी इसको जो है वो वैलिड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि टाइम बार्ड डेट जो है वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड की एक्सेप्शन में आता है। तो अभी तक हम 3 एक्सेप्शन देख चुके हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उसकी भी कंडीशंस थी, वो भी राइटिंग में होना चाहिए, लीगली जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद नियर रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज होना चाहिए। दूसरी हमने एक्सेप्शन देखी, कोई पास्ट वॉलंटरी एंड को कंपनसेट करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसमें जो है आज के दिन कंसिडरेशन फ्लो नहीं कर रही, तो फिर भी वो वैलिड हो सकता है, उसकी कोई भी कंडीशन नहीं थी इस तरह की, वो सिंपल वैलिड हो सकता है। इसमें जो है ये टाइम बार्ड डेट, इसकी भी कंडीशन है, इसको भी राइटिंग में होना चाहिए और साइंड बाय जो डेटर या उसके एजेंट की तरफ से इसको साइन होना चाहिए, और जो टाइम बार्ड डेट है उसी की पेमेंट के रिलेटेड हो, किसी तीसरी चौथी चीज़ के रिलेटेड ना हो, या तो उसकी पूरी पेमेंट हो या तो उसकी पार्ट पेमेंट वो पे कर रहा हो। तो इस कंडीशन में भी, जो टाइम बार्ड डेट की कंडीशन में भी, कंसिडरेशन के बगैर जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वैलिड हो सकते हैं। लास्ट एक्सेप्शन तो देखते हैं, वो है कंप्लीटेड गिफ्ट्स। अब ऑब्वियसली गिफ्ट देने के लिए तो किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए, या चाहिए होती है। कभी ऐसा किया आपने भी, पैसे लेके बंदे को गिफ्ट दिया, आप मुझे पैसे दो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, इस तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए होती। जो गिफ्ट्स के मामले में होता है, कंसिडरेशन के बगैर गिफ्ट्स जो है वो वैलिड होता है। गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा या मैं आपको गिफ्ट देता हूँ। गिफ्ट कंप्लीटेड का मतलब ये है कि गिफ्ट दे दिया गया, कोई गिफ्ट दे दिया गया, उसकी कंसिडरेशन नहीं ली गई, वो वैलिड है। एक तो छोटे मोटे गिफ्ट्स होते हैं जो हम बर्थडेज वगैरह पे, जो वेडिंग्स वगैरह पे दे रहे होते हैं, बड़े गिफ्ट्स होते हैं। बड़े गिफ्ट्स कौन से होते हैं? गिफ्ट्स इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरीली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन। जो गिफ्ट दे रहा है उसको डोनर कहते हैं, और टू अनदर पर्सन जो गिफ्ट ले रहा है उसको डोनी कहते हैं। तो कोई इस तरह की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन के बगैर एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है बड़ी प्रॉपर्टी, और वो जो दूसरे पर्सन को दी गई है वो एक्सेप्ट कर लेता है, एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ डोनी, या डोनी के बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। डोनी के बिहाफ पे कोई एक्सेप्ट कर लेता है किस तरह से? फॉर एग्जांपल, आप किसी को गिफ्ट दे के जाते हैं, गिफ्ट देने के लिए जाते हैं, वैसे उसका रिजल्ट है, आप उसको गिफ्ट देने के लिए गए हैं, वो पास हो गया उसके पेपर, तो आप उसके घर जाते हैं, उसके वालिद साहब कहते हैं जी वो तो घर पे नहीं है, वो कहीं काम गया हो, तो आप उसके वालिद साहब को वो गिफ्ट पकड़ा देते हैं कि ये गिफ्ट उसका है, उसके जो रिजल्ट की बेस पे मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो आप ये गिफ्ट उस तक पहुँचा दीजिएगा। इस तरह गिफ्ट किसी और बंदे की जानिब से भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके बिहाफ पे एज हिज एजेंट। ठीक है, तो गिफ्ट के मामले में भी एक्सेप्शन है कि गिफ्ट जो है विदाउट कंसिडरेशन वो वैलिड हो सकता है। गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो बड़े बड़े गिफ्ट होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, कोई भी किसी किस्म की मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, एनी कंप्लीटेड गिफ्ट एक्चुअली मेड बिटवीन डोनर एंड डोनी इज वैलिड। कंप्लीटेड गिफ्ट के लफ्ज़ इस वजह से आ रहा है वो गिफ्ट दे दिया गया हो, कंप्लीट हो गया हो गिफ्ट का ट्रांसफ़र, कि गिफ्ट जो है वो दे दिया गया है, डोनर ने डोनी को गिफ्ट दे दिया है। although विदाउट कंसिडरेशन के बगैर भी चाहे वो गिफ्ट दे दिया गया है वो वैलिड है। अ गिफ्ट इज एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग थ्रू अ डीड ड्यूली रजिस्टर्ड। अब ये गिफ्ट है, ये एक तो छोटे मोटे गिफ्ट होते हैं जो हम शादी ब्याहों पे दे रहे होते हैं, बर्थडेज पे दे रहे होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। ये बड़े गिफ्ट्स हैं, कोई फ्लैट ट्रांसफ़र कर दिया, कोई प्लॉट ट्रांसफ़र कर दिया, कोई बड़ी इस तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, इसलिए वो जब गिफ्ट दे रहे होते हैं तो उसको राइटिंग में जो है वो रजिस्टर करवाना लाजमी होता है। तो गिफ्ट अगर कंप्लीट हुआ है और वो राइटिंग में रजिस्टर है, कंप्लीटेड गिफ्ट का बार बार मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कि गिफ्ट जो है वो दे दिया गया है, गिफ्ट ट्रांसफ़र हो चुका है और वो राइटिंग में रजिस्टर है, तो वो इवन विदाउट कंसिडरेशन है तो वो वैलिड होगा।
तो हमने अभी तक 4 एक्सेप्शन देखी हैं। पहली नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे जो है, उसके बाद पास वॉलंटरी जो है एक्शंस उसकी बेस पे, इसके बाद जो हमने अभी लास्ट जो है एक्सेप्शन की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं कंप्लीटेड गिफ्ट्स के बारे में। जो गिफ्ट है वो कंप्लीटेड जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, गिफ्ट कंप्लीट ट्रांसफ़र हो चुका है, वो राइटिंग में रजिस्टर्ड है तो उसको गिफ्ट कंसीडर करेंगे। चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन है वो तब भी उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। इसकी एग्जांपल सिंपल सी, आरिफ ट्रांसफर्ड सम प्रॉपर्टी टू हसीब बाय अ ड्यूली रिटन एंड रजिस्टर्ड डीड एज अ गिफ्ट। उसने जो है वो ड्यूली रिटन और रजिस्टर्ड जो है वो डीड एज अ गिफ्ट जो है उसको ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी, वो रजिस्टर भी थी और रिटर्न भी थी। दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो नो कंसिडरेशन वाज गिवन बाय हसीब। चाहे कोई कंसिडरेशन नहीं दी गई, वो फ्लैट, वो प्रॉपर्टी, वो प्लॉट जो भी था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया एज अ गिफ्ट, और वो रजिस्टर था, वो रिटर्न में था, तो ये इवन विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो ये सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल भी कम्प्लेक्स बात नहीं है, इनको आप समझें। ये जो चारों एक्सेप्शंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जिस चैप्टर में से जब भी वो क्वेश्चन पूछता है 85% केसेस में वो 4 एक्सेप्शन में से किसी एक एक्सेप्शन को पकड़ता है, मोस्टली पकड़ता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली एक्सेप्शन को। आगे हम पास पेपर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादा उसमें कहाँ से पूछा हुआ है। तो होपफुली ये चारों आसान सी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आती आप मुझे टेक्स्ट करके जो है किसी भी किस्म की क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। एक कंसेप्ट छोटा सा एडिकेसी ऑफ कंसिडरेशन के नाम से उन्होंने दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल कोई 10 लाख की चीज़ है, वो 1 लाख में किसी को दे देता है, तो ये हमारा काम नहीं है। हम ना तो लॉयर हैं ना ही हम जजेस हैं। कोई 1 लाख की चीज़ चाहे 10,000 में दे, चाहे 500 रुपये में दे, चाहे 200 रुपये में दे, ये कोर्ट में जब फैसला जाएगा तो कोर्ट के सर पे या कोर्ट साबित जो है वो डिसाइड करेगा, कोर्ट फैसला करेगा ये जो कंसिडरेशन थी वैलिड थी, कहीं इस पे कोई दबाव करके मार पीट के तो नहीं ये जो है ये असर करके इस पे जो है इससे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया, ये अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी कंसिडरेशन चाहे वो इनएडिक्वेट हो उसको हम वैलिड कंसीडर करेंगे, उसको हम टेकन इनटू अकाउंट लेंगे। तो कोर्ट है, कोर्ट पे है ये कोर्ट उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन करता है। एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वाइड मेयरली बिकॉज कंसिडरेशन ऑफ इनएडिक्वेट। कि सिर्फ इस बेस पे हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कभी भी नहीं कहेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट किसी बंदे ने किया, दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट उसमें शामिल थी, दोनों पार्टीज़ की इजाज़त उसमें शामिल थी, दोनों पार्टीज़ ने इजाज़त के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तुम्हारी 1 लाख की गाड़ी मैं 500 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, मैं आपकी 1 लाख का लैपटॉप मैं आपका 5,000 रुपये में ख़रीद रहा हूँ। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हम ये नहीं कहेंगे भाई ये क्या हो गया, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट 5,000 में खरीद लिया गया तो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट है। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट किया, कीमत चाहे उन्होंने जो मर्ज़ी रखी है। अब ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट क्या फैसला करती है। हमें जो नज़र आ रहा है, हम जो चीज़ देख रहे हैं, दोनों ने क्या अपनी फ्री कंसेंट से किया है, दोनों ने आज़ादाना जो है वो फैसला किया है, अपनी आज़ादाना राय से, कोई किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। दोनों ने आज़ादाना राय से अपना फैसला किया कि मैं आपको 1 लाख का लैपटॉप जो है अपना वो 1,000 रुपये में या 5,000 रुपये में दे रहा हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड कंसिडर होगा, एडिक्वेट कंसिडर होगा। इसी तरह की एग्जाम्पल है, आज़म एग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ 100,000 रुपीज़ फॉर 1,000. Later, Azam denies that his consent to the agreement was freely given. The inadequacy of the consideration is a fact which the court should take into account is considering whether or not Azam's consent was freely given. जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। 100,000 का जो घोड़ा था वो उसने 1,000 का दे दिया। बाद में आज़म ने केस किया कि भाई मेरी जो कंसेंट है वो फ्रीली नहीं दी गई थी, तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो है वो कंसेंट फ्रीली ली गई थी कि नहीं ली गई थी। बट अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को तो वॉइड करता है कोर्ट, तो फिर ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक बार जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है एडिक्वेसी ऑफ कंसंट्रेशन के बेस पे कि आपको कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि 1 लाख की चीज़ उसने 1,000 में दे दी है। नहीं, अगर उसमें सब कुछ सिंपल सीधा फ्री कंसेंट है, ये फ्री कंसेंट की मैं बार बात कर रहा हूँ, उससे आपने परेशानी होना। अगला पूरा चैप्टर हमने पढ़ना है, हमें पता लगेगा कि फ्री कंसेंट होती क्या है, किस किस बेस पे फ्री कंसेंट होती है, फ्री कंसेंट किस किस बेस पे नहीं होती, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। फ्री कंसेंट का
फिल वक्त आप जो मतलब समझें वही समझें किसी की आज़ादाना राय। अगर किसी की कोई आपको सिनेरियो दे दिया, किसी की उस सिनेरियो में साफ पता चल रहा है कि भाई इस बंदे ने दोनों ने आपने आपस में जो है आज़ादाना फैसला करके ये जो है 1 लाख की चीज़ 1000 रुपये में खरीदी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा। इसका जो मेन कंसेप्ट है फ्री कंसेंट वाला, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाके अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और अब जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद अपने रिवीजन में दोबारा इसको पढ़ रहे होंगे तो अभी अगर आपके थोड़े डाउट्स हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आप देख लें, इधर से भी आपको सिनेरियो आ सकता है। ये एक और एग्जांपल है। Adil with his free consent agrees to sell his car worth 3 million for 1 million to Saima. The contract is valid. उसने अपनी फ्री कंसेंट से आज़ादाना राय से अपनी 3 मिलियन की कार जो है वो 1 मिलियन की साइमा को देने का फैसला किया। इसमें सब कुछ सिंपल सामने नज़र आ रहा है कि दोनों की आज़ादाना राय शामिल है सिनेरियो में, तो हम कह देंगे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है। पिछले में जो है वो सीधा नज़र नहीं आ रहा। आज़म जो है वो डिनाई कर रहा है, आज़म कह रहा है मेरी फ्री कंसेंट शामिल नहीं है। तो अब ये कोर्ट फैसला करेगा कि इसकी फ्री कंसेंट थी कि नहीं और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, हमने उस वक्त जज नहीं बन जाना। तो ये सिंपल सा जो है ये कंसेप्ट है, इसको भी आप देख लें। उसके बाद हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, बार बार हमने बात की कंसिडरेशन है वो जो अनलॉफुल होगी या ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल होगा तो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है वो वाइड होगा, वो एग्रीमेंट ही वाइड होगा, वो एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। तो इसकी जो हम आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें भाई जो है वो अनलॉफुल होती हैं। Every agreement of which the object is consideration is unlawful is void. हर ऐसा एग्रीमेंट जिसकी जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है वो वाइड है। हमने बिल्कुल इस बात को तस्लीम करते हैं, हम पीछे भी अपना पढ़ते आ रहे हैं। जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से जितनी भी किस्म की कंसिडरेशन हैं वो वाइड होंगी। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल अनलेस। सारे एग्रीमेंट, सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं एग्रीमेंट के वो लॉफुल हैं अनलेस किस के अलावा इट इज़ फॉरबिडन बाई लॉ। लॉ ने किसी चीज़ पे रोक लगा दी है, लॉ ने शराब पे पाबंदी लगा दी है। शराब का किसी भी किस्म का कॉन्टैक्ट जिसमें शराब एज ए कंसिडरेशन यूज़ हो रही हो, शराब एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो रही हो, वो जो है वो वाइड होगा। किसी भी किस्म का एग्रीमेंट शराब बेचने खरीदने के हवाले से जो है वो वाइड होगा। मेरा नहीं ख्याल इसके जो फॉरबिडन बाई लॉ है इसमें किसी भी किस्म की एग्जाम्पल की ज़रूरत है। कोई भी चीज़, ड्रग्स है, शराब है, कोई भी इसी तरह की चीज़ जो लॉ ने मना करती है, लॉ की तरफ से रोक लगा दी गई है उस पर, लॉ की तरफ से उस चीज़ को मना कर दिया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को एज ए कंसिडरेशन यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, एग्रीमेंट्स जितने भी होंगे वो वाइड होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट ये बनेगा ही नहीं। और इज़ ऑफ सच नेचर इफ़ permitted it would defeat the provision of law। पहली चीज़ तो जी वो लॉ ने सीधी मना कर दी थी। पहला पॉइंट जो था कंसिडरेशन जो है उसको अनलॉफुल कंसिडरेशन किस तरह से होगी, सारी जितनी भी कंसिडरेशन हैं वो लॉफुल होंगी सिवाय किसके, जो लॉ ने मना कर दी है। पहली वो जो लॉ ने मना कर दी है, जो लॉ ने मना कर दी है वो ऑब्वियसली अनलॉफुल हो गई। जो चीज़ लॉ ने कंसिडरेशन में यूज़ करने से मना कर दी है वो ऑब्वियसली लॉजिकल सी बात है, कॉमन सी बात है, वो चीज़ जो है अनलॉफुल हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है इस तरह की नेचर की कोई चीज़ अगर उसकी इजाज़त दे दी जाए, अपेरेंटली तो वो लॉफुल है, लेकिन अगर उसकी इजाज़त दे दी जाए ना तो वो जो है लॉ की प्रोविज़न को जो है वो डिफीट कर रही होगी, उसको अफेक्ट कर रही होगी, लॉ की प्रोविज़न को डिनाई कर रही होगी। कैसे, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, उसको जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो दिवालिया हो गया। इंसॉल्वेंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसका दिवालिया निकल गया, कोर्ट ने ऑर्डर किया भाई इसका घर जो है वो बेचो, लेकिन ये बंदा अपना घर वापस नहीं खरीद सकता क्योंकि ये दिवालिया हो चुका है। इधर से जितने भी पैसे आएंगे इसके कर्जदारों में तकसीम कर दिए जाएंगे। वो बंदा डायरेक्टली तो वो घर नहीं खरीद सकता ऑक्शन में। अब ऑक्शन में वो क्या करता है, अपने एक एजेंट को कहता है भाई जा तू जाके घर खरीद के ना वो वापस ला कर मुझे दे दी। अब अपेरेंटली वो बंदा तो घर नहीं खरीद सकता, अपेरेंटली वो जो एजेंट है वो खरीदना दिखने में तो उसका ठीक लग रहा है, लेकिन अगर वो जो है वो घर को खरीद लेगा तो लॉ की जो प्रोविजन है, लॉ का जो ऑर्डर है कि वो बंदा जिसकी ऑक्शन हो रहा है, जो लिक्विडेट हो चुका है, जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, जिसकी प्रॉपर्टीज लिक्विडेट हो चुकी हैं, वो बंदा इसको नहीं खरीद सकता, वो तो इनडायरेक्टली उसको खरीद ले। तो लॉ की
जो प्रोविजन है वो तो डिफीट हो रही है ना, तो ये भी एग्रीमेंट जो है इसी वजह से इसको हम वॉइड कह देंगे, क्योंकि अगर ये जो एजेंट है ये घर खरीद लेता है, ये बोली लगाता है, घर खरीद के वापस इसको दे देता है, जो कोर्ट ने कहा था कि ये अपना घर वापस नहीं खरीद सकता, ये प्रोविजन इस स्टेप से इफेक्ट हो रही है। तो कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से प्रोविजन ऑफ लॉ डिफीट हो रही हो, उसको भी हम अनलॉफुल कंसिडरेशन कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल आपके जो है टेक्स्ट बुक में दी हुई है। कादिर फेल्स टू पे हिज लोन एंड हिज हाउस इज ऑक्शनड। उसने अपना लोन नहीं बेच सका तो उसका जो घर है उसका ऑक्शन हो रहा है, रिकवरी के लिए जो है उससे पैसे आएंगे, उससे लोन पे किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ द डिफॉल्ट कादिर इज प्रोहिबिटेड टू बिड। तो जो कादिर है, जो डिफ़ॉल्टर है, उसको कहा भी आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, आप इस बिड में हिस्सा नहीं ले सकते। तो उसने अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया बिड के लिए, और उसने कहा भी एजेंट को भी बाद में तो घर जो है वो मुझे ट्रांसफ़र कर दें। तो ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि इससे जो है वो लॉ की प्रोविजन इफेक्ट हो रही है। तो दो देख ली हमने, जिससे लॉ की प्रोविजन इफेक्ट हो रही है वो भी इलीगल है, जिससे जो है वो लॉ ने मना किया हो वो तो है ही इलीगल, और जो फ्रॉडलेंट हो, जिसमें फ्रॉड हुआ वो भी इलीगल है। फ्रॉड पे भी हमने जो है अपना पूरा जो है वो स्टैंडर्ड अपने जो है अपना पूरा पढ़ना है, अपने चैप्टर पढ़ना है। एंड वाले लास्ट वाले 3 चैप्टर्स में आपको फ्रॉड भी नज़र आ रहा होगा। अभी इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे जाके हम फ्रॉड पढ़ लेंगे, वहाँ पे फ्रॉड आपको क्लियर हो रहा होगा कि फ्रॉड होता क्या है। फिर वक्त आपके जो जहनों में फ्रॉड है वही अपना फ्रॉड को जो है वो उसको जारी रखें। अगर कोई भी चीज़ फ्रॉड करके, कोई भी किसी किस्म की फ्रॉड के ज़रिए से कंसिडरेशन पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो जो है वो भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। इसकी एग्जांपल देखें, आबिद, साजिद एंड अमजद अग्रीड टू डिवाइड द कैश ऑब्टेन्ड बाय टैक्स रिफंड ऑन द बेसिस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जिसकी बेस पे उनको जो है वो टैक्स रिफंड मिल गया। तो ये फ्रॉड किया उन्होंने गवर्नमेंट के साथ, और फ्रॉड करके जो है वो पैसे कमाए। अब उन्होंने कहा जी जो है ये एग्रीमेंट है, जो है आपस में एग्रीमेंट कर लिया, अभी हम इन पैसों को बांट लेते हैं। ये लाइन मेरा ख्याल से मिस हो गई है। तो हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट वाज अनलॉफुल बीइंग फ्रॉडलेंट। तो ऑब्जेक्ट है, उन्होंने फ्रॉड के ज़रिए से फेक डॉक्यूमेंट्स बना के पैसे कमाए, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड किया। फ्रॉड की वजह से इसका ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल हो गया और एग्रीमेंट ये है वॉइड हो गया। फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड क्यों है, ये फ्रॉड क्यों हुआ भाई? उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट से अगर पैसा बना लिया, टैक्स रिफंड ले लिया, इसको हम फ्रॉड क्यों कहते हैं? ये सारी बातें आगे हमने फ्रॉड के जो है सेक्शन में अपने में पढ़नी है। फ्रॉड क्या होता है, फिर वक्त आप ये ध्यान रखें कि उसने जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे जिससे टैक्स रिफंड लिया, इसको हम फ्रॉड कहते हैं। इस फ्रॉड की वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल हो गया, क्योंकि जो फ्रॉडलेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो फ्रॉडलेंट कंसिडरेशन होती हैं वो अनलॉफुल होती हैं, और एग्रीमेंट ऐसे केस में वॉइड हो जाता है। तो 3 चीज़ें हमने अनलॉफुल में पढ़ ली। पहली चीज़ हमने देखा जो हो फॉरबिडन बाय लॉ, जिसका लॉ ने ही मना कर दिया। दूसरी चीज़, कोई ऐसा काम जिसे करने से लॉ की कोई प्रोविजन हिट हो रही थी, कोई प्रोविजन डिफीट हो रही थी, ऐसा काम भी अनलॉफुल हो गया। फ्रॉड वाला काम, सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है भाई, कोई फ्रॉड वाला काम हो गया वो भी जो है वो अनलॉफुल हो। और कोई भी इस तरह का काम जिसमें किसी बंदे की, किसी की प्रॉपर्टी की या किसी इंसान की इंजर्ड होने की, उसको जानी नुकसान होने की, किसी भी किस्म का नुकसान होने की वजह जो है वो बन रही हो, ऐसा काम भी जो है वो अनलॉफुल होने के ज़ुमरे में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जिसकी वजह से दूसरे बंदे की जान पे बन रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। मिस्टर बी जो है वो अखबार वाला है। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। ये मिस्टर सी जो है ना, ये इसकी मेरे पास कुछ प्राइवेट पिक्चर्स हैं, या फिर मेरे पास इसकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन इसको छाप के इसको डिफेम करो। तो इस तरह का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें साफ खतरा है कि अगर ये जो है ये शाया हो गया, ये डिफेम हो गया, तो वो बंदा अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, वो खुदकुशी कर सकता है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो किसी बंदे को, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर ए मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस वक्त वो घर में नहीं होंगे, लेकिन उनका घर खाली होगा, उसके घर को तुमने आग लगा देनी है, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। इससे उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो रहा है। तो किसी बंदे को नुकसान हो रहा हो, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा हो, इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जो है वो वॉइड है।
Abid promised to pay 100,000 to Sajid on agreeing on publish and defamatory article against अरसलान। अरसलान के अगेंस्ट उसकी जो है इज़्ज़त को ख़त्म करने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए, उसकी इज़्ज़त कम करने के लिए जो है वो आर्टिकल लिखने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बदले में 1 लाख रुपए दे रहा है। तो इसकी वजह से साजिद जो है वो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता, ये वॉइड है, क्योंकि इससे इंजरी का खतरा है। हो सकता है अरसलान इसकी बेस पे खुदकुशी करे या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स जिसमें इंसान की इंजरी इन्वॉल्व हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी की इंजरी इन्वॉल्व हो रही हो, इस तरह के एग्रीमेंट जो है वो भी ये जो है इलीगल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स में, अनलॉफुल कंसिडरेशन में आते हैं। तो हमने ये 4 चीज़ें देख ली हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप एक दफ़ा पढ़ लें, होपफुली आपको समझ आ जाएगी, कोई भी इतनी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। उसके बाद है 2 सिंपल सी बात है, मुझे तो नहीं लगता इसकी आपको कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत है कि कोर्ट ने कहा है अभी ये इमोरल है या ये पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। कोर्ट ने उसको इमोरल पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ कहा हुआ है। जिस कोर्ट ने कह दिया, जो कोर्ट ने कह दिया वो वैसे ही लॉ बन गया। कोर्ट ने कह दिया, कोई कोर्ट का फैसला है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो काम किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा ये काम करना इमोरल है, ये काम करना पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, आप वो काम के बारे में किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो ये 5 चीज़ें हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अंजुम हु नोज दैट कंवर हैज़ स्टोलन गुड्स अमाउंटिंग टू 500,000, उसे पता है कि इसने 5 लाख की जो है वो चीज़ें चोरी की हैं। रिसीव्स ₹100,000 फ्रॉम कंवर, उसने कंवर से 1 लाख रुपया ले लिया इन कंसिडरेशन फॉर नॉन एक्सपोजिंग दैट। तो सिंपल सी बात ये है, इस सामने हमें जो समझ लग रही है भाई ये जो है वो गलत काम कर रहा है, ये इमोरल चीज़ है, ये पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि भाई उसने चोरी की है, आप चोर से 1 लाख रुपए ले लो और को भाई मैं आपका नाम नहीं शो करूँगा, ये बिल्कुल ही पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ चीज़ है, ये इलीगल एग्रीमेंट होगा। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स की हमने बात कर ली। कोई जो है लॉ ने वैसे ही मना किया हो, वो लॉ की किसी प्रोविज़न को हिट कर रहा हो, फ्रॉडलेंट हो, वो किसी बंदे को उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा हो, या वो पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, या कोर्ट ने उसे इमोरल डिक्लेयर किया हो, इस तरह के जितने भी जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको हम अनलॉफुल कहते हैं। इनको आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। अब एक और कंसेप्ट, आज का जो आखिरी कंसेप्ट है वो ये है, वेयर द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज पार्टली अनलॉफुल, यानी वो आधी लॉफुल है आधी अनलॉफुल है। कुछ पार्ट कंसिडरेशन कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी को कहता है आप मुझे ये 1 मिलियन की कार दे दो, मैं आपको 500,000 की ड्रग्स दे दूँगा, 500,000 कैश में दे दूँगा, 500,000 की ड्रग्स दे दूँगा, 500,000 कैश में दे दूँगा। तो ये कंसिडरेशन जो है ये आधी वो अनलॉफुल है और आधी लॉफुल है। तो इस तरह के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे वो वॉइड होंगे, चाहे वो पूरी अनलॉफुल है, चाहे वो हाफ अनलॉफुल है। वो अनलॉफुल है तो इस तरह के एग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड होंगे। यही उसने बात लिखी हुई है, द एग्रीमेंट इज वॉइड इफ एनी पार्ट और सिंगल कंसिडरेशन और मोर फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। किसी चाहे वो सिंगल कंसिडरेशन का कोई पार्ट या किसी भी तरह से कोई पार्ट जो है वो अनलॉफुल है, तो फिर वो एग्रीमेंट्स बिल्कुल ही वॉइड होंगे। इफ एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशंस फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, या उसका कोई पार्ट कंसिडरेशन का किसी भी तरह से जो है वो इलीगल है, अनलॉफुल है, तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। सिंपल जो आपने यहाँ पे याद रखने की चीज़ है, चाहे वो पूरा का पूरा कंसिडरेशन अनलॉफुल है, चाहे उसका पार्ट अनलॉफुल है, चाहे एक साइड की कंसिडरेशन का पार्ट अनलॉफुल है, कुछ भी बीच में अनलॉफुल आ गया तो आपने वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो है उसको वाइड कंसिडर कर लेना है। बिल्कुल वो एग्जांपल जो मैंने आपको दी है, मिस्टर ए प्रोमिसेस टू पे मिस्टर बी ₹0.5 मिलियन इन कैश एंड ड्रग्स अमाउंटिंग टू 0.5 मिलियन इफ ही सेल्स कार टू मिस्टर ए। अगर मिस्टर ए को कार बेच देता है तो 500,000 की वो जो है वो ड्रग्स देगा और 500,000 कैश में पे करेगा। एग्रीमेंट इज वाइड एज ऑब्जेक्ट इज पार्टली अनलॉफुल। ये था हमारा फाइनल कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर पार्टली भी कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्रीमेंट जो है उसको हम वाइड कहेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ वो हुआ ही नहीं। इस तरह के एग्रीमेंट्स को भी हम अनलॉफुल कहेंगे। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पीछे जितने भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। जी
तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्टडी टेक्स्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो है वो अपने पेपर में आ रहे हैं, क्योंकि हम अभी पास पेपर के क्वेश्चन भी इसके बाद देखते हैं। आपको पता लग रहा होगा कि इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं, जिस तरह के हम कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल वो हमारी बात को पकड़ के तोड़ मरोड़ के वो एक क्वेश्चन बना के पेश कर देता है। तो मोहसिन प्रोमिस्ड एहसन दैट ही विल पे हिज यूनिवर्सिटी फीस। मोहसिन ने एहसन को प्रोमिस किया कि वो उसकी यूनिवर्सिटी फीस पे करेगा। लेटर मोहसिन सफर्ड लॉसेज इन हिज बिजनेस। उसके बाद वो भाई उसे बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया। एंड रिफ्यूज टू पे द फीस। उसके बाद उसने कहा भी मैं आपको फीस पे नहीं कर सकता। मोहसिन इज ऑफ द व्यू दैट सिंस एग्रीमेंट वाज विदाउट कंसिडरेशन। उसने कहा भी जो एग्रीमेंट था जो हमारा वो विदाउट कंसिडरेशन था, तो विदाउट कंसिडरेशन जो एग्रीमेंट्स हैं वो वाइड होते हैं। इट डज नॉट कंसिडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। हाउएवर एहसन बिलीव क्या करता है, एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल अंडर लॉ एट इट मीट सर्टेन अदर कंडीशन। कोई अदर कंडीशन मीट करता है तो एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है। तो हमने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू नरेट द कंडीशन विच एहसन में बी रेफरिंग टू। भाई इसने जो इतना बड़ा सिनेरियो बड़ा चढ़ा के बनाया, उसका उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने सिर्फ हमसे क्या पूछा, उसने कहा भाई कोई कंडीशन इस तरह की बता दें जिसमें जो विदाउट कंसिडरेशन जो है, जो वो बात कर रहा है, एहसन बात कर रहा है कि विदाउट कंसिडरेशन इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो सकता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है हमें पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं एक्सेप्शन में जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन बेस पे जो है एग्रीमेंट होता है वो वाइड हो सकता, वो जो है वो वैलिड हो सकता है इवन विदाउट कंसिडरेशन। द कंडीशंस अंडर विच सेड कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल। मोहसिन एंड एहसन स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। दोनों क्लोज रिलेशन में खड़े हों। द एग्रीमेंट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में से होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में हो। और एक और चीज़ मिस कर गया, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ भी होना चाहिए। वो रजिस्टर्ड अंडर लॉ हो, राइटिंग में हो, क्लोज रिलेशनशिप में वो दोनों लोग हों, वो एक दूसरे के स्टैंड नियर रिलेशनशिप हो, तो एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे जो है हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हो तो कंसीडरेशन के बगैर भी वो वाइड हो सकता है। एक और भी चीज़ हमने पढ़ी थी कि कंप्लीटेड गिफ्ट हो, लेकिन ये इसमें तो सिर्फ अभी देने की बात की थी, अभी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, दी नहीं थी। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब है उसने वो चीज़ दे दी हो, कोई भी प्रॉपर्टी दे दी हो तब वो कंप्लीटेड गिफ्ट होता है। इसलिए उसने सोल्यूशन में यहाँ पे कंप्लीटेड गिफ्ट की बात नहीं की। उसने बात की यहाँ पे सिर्फ जो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड हो सकते हैं अगर उनमें ये 3-4 कंडीशन मीट कर रही हो। एक कंडीशन जो है इसने छोड़ दी है, वो है वो एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न में जो है वो लॉ के अंडर रजिस्टर होना चाहिए। तो इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क्स का वो पूछ सकता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई सिनेरियो नहीं था, बिल्कुल सिंपल उसने चीज़ पूछी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटम 2016 का क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब ये पास पेपर में से लिया गया है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मिसेज इकराम was सर्चिंग फॉर अ हाउस फॉर हर फैमिली इन सिटी पोस्ट लोकेलिटी। सिटी पोस्ट लोकेलिटी में कोई घर ढूंढ रही थी अपनी फैमिली के लिए मिसेज इकराम। हर ग्रैंडफादर नदीम हैड प्रोमिस टू पे हर ₹1 million बाई वे ऑफ अ गिफ्ट फॉर द परचेज ऑफ हाउस। उसके ग्रैंडफादर ने कहा, अभी उसके दादा ने या नाना ने कहा, नदीम उनका नाम था, उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा गिफ्ट के तौर पे कि आप अपना घर खरीद सकें। आफ्टर फाइनलाइजिंग द डील विद वन ऑफ द स्टेट ब्रोकर, डील फाइनलाइज कर ली मिसेज इकराम ने। मिसेज इकराम आस्क्ड नदीम टू पे 1 million। कहा कि दादाजी आप 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए दें जिसका आपने मुझे वादा किया था। नदीम हाउएवर रिफ्यूज टू पे द अमाउंट। नदीम ने कहा भाई मैं आपको वो अमाउंट नहीं दे सकता। मिसेज इकराम फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हर ग्रैंडफादर। उसने अपने ग्रैंडफादर के अगेंस्ट एक मुकदमा फाइल कर दिया फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोमिस मेड बाय हिम, कि उसने प्रोमिस किया था उसको इन्फोर्स करे, उसको इन्फोर्स क्यों नहीं कर रहा। एडवाइज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मिस्टर इकराम वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फॉर नदीम। सिंपल सी बात, उसने उसी कंसेप्ट में पूछ लिया। मैंने आपको कहा था सबसे ज़्यादा जब भी ये टॉपिक पूछता है, चैप्टर में से क्वेश्चन पूछता है, तो उसका मेन फोकस वो एक्सेप्शंस होती हैं। बिल्कुल उसने एक्सेप्शन में पूछ लिया। नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, बिल्कुल है, लेकिन मेन चीज़ जो यहाँ पे मिस कर रही है वो राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए
स्टैंड इन रिलेशनशिप तो है, नेचुरल एंड अफेक्शन है, क्या राइटिंग में रजिस्टर्ड बाई लॉ है? नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे उसने नहीं बताई। ना उसने कहा भी उन्होंने राइटिंग में किया था, ना उसने कहा उन्होंने राइटिंग में नहीं किया था। 4 नंबर का ऑटम 16 का क्वेश्चन उसने पूछा, इसको आंसर हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले हमने अपनी प्रोविजन लिख देनी है भाई। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, मैं जो बात करने जा रहा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन इस तरह के भी हो सकते हैं। ये जो मैंने एक बच्चे का मुझे ना मैसेज आया, उसने मुझे कहा सर ये जो आप हर क्वेश्चन के शुरू में अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिख देते हैं, ये ज़रूरी है? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का मतलब लिखने का ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि अब मैं ग्रुप की प्रोविजन लिखने जा रहा हूँ। आपने कई क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे, पास पेपर में देखे होंगे, उसने सीधा ही लिखा होता है। कई क्वेश्चन में वो साथ साथ प्रोविजन लिख रहा होता है, साथ साथ एक से ज़्यादा प्रोविजन अप्लाई हो रही होती हैं, साथ साथ प्रोविजन लिख रहा होता है, साथ साथ जो है वो आंसर को जो है वो रिलेट कर रहा होता है, सिनेरियो के साथ जो है प्रोविजन को रिलेट कर रहा होता है, साथ साथ डिसीजन लिख रहा होता है, तीनों चीज़ें एक साथ में भी कर रहा होता है। मैंने ये फॉर्मेट इसलिए बनाया कि आपको आसानी हो। इस फॉर्मेट को ब्लाइंडली फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी तरफ से कोई भी फॉर्मेट बना के कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये 3 चीज़ें होनी चाहिए जिसके वो नंबर देता है। प्रोविजन एंड लॉ, प्रोविजन ऑफ लॉ होनी चाहिए, उसमें केस की डिस्कशन होनी चाहिए, उसमें आपका डिसीजन होना चाहिए। आपने किस तरह से ये तीनों चीज़ें लिखी हैं, पहले क्या लिखा है, बाद में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा है कि नहीं लिखा, आपने ये 3 चीज़ें लिखी हैं केस में तो आपको नंबर मिलेंगे। मैंने आपको एक जामिया फॉर्मेट इसलिए बना के दिया कि ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो कि किस तरह से हमने केस स्टडी को सॉल्व करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, हमने सीधी अपनी प्रोविजन लिख दी। However, Mrs. Ikram may claim the amount of 1 million from her grandfather Nadeem by providing either gift or love and affection. या तो इसे love and affection प्रूव कर दे या gift प्रूव कर दे। In case of a gift, it needs to be completed. Obviously, gift का ट्रांसफर होना ज़रूरी है, कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो जो गिफ्ट है वो तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, वो तो अभी सिर्फ उसने प्रॉमिस किया था, ये गिफ्ट का केस तो बन ही नहीं सकता। ये तो बात ही उसने ऐसे लिख दी। द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई टू कंप्लीटेड गिफ्ट एन एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अभी तक ये सिर्फ प्रोविजन ही बता रहा है। एन एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड if it is expressed in writing, registered under the law, made on account of love and affection and between the parties standing in near relationship to each other। अभी तक हमने एक्सेप्शन में जितनी प्रोविजन पड़ी थी वो सारी उसने लिख दी, गिफ्ट वाली भी लिख दी, उसने नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली भी लिख दी। अब वो क्या कहता है, However, in the given scenario, नदीम only made a promise to pay 1 million। हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि भाई नदीम ने सिर्फ प्रॉमिस किया था मैं 1 मिलियन पे करूँ बाय अ गिफ्ट एंड डिड नॉट एक्चुअली पेड द अमाउंट। एक्चुअली पे अमाउंट नहीं की, गिफ्ट तो ये हो नहीं सकता। सिमिलरली द प्रॉमिस वाज नॉट मेड इन राइटिंग, तो ना तो उसने राइटिंग की कोई बात की एंड वाज नॉट रजिस्टर्ड देयरफॉर, ना ही उसने ये रजिस्टर किया। द promise cannot be enforced in both of the above circumstances as Mrs. Ikram cannot recover anything from her grandfather Nadeem। ना ही उसने उसको रजिस्टर किया, ना ही रिटर्न में किया, ना ही उसकी कंप्लीट डिलीवरी की, तो ना ही ये गिफ्ट बन सकता है। हमने गिफ्ट में पढ़ा है कि उसकी कंप्लीटेड डिलीवरी होनी चाहिए, गिफ्ट कंप्लीट होना चाहिए। और जो है हमने नेचुरल लव एंड अफेक्शन में पढ़ा है, दो पार्टीज जो हैं वो नियर रिलेशनशिप में खड़ी हों, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर अंडर द लॉ होना चाहिए। तो ये जो है 2-3 कंडीशन जो है इसकी मीट नहीं कर रही, जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो है ये किसी किस्म का जो है ये कंपनसेशन क्लेम जो है अब चार्जेस ये 1 मिलियन क्लेम नहीं कर सकती, ये सूट में सक्सीड नहीं हो सकती मिसेस इकराम। तो सिंपल सी बात, उसने लिखी तीनों चीज़ें देखें अब यही हैं। उसने केस को एक्सप्लेन किया, उसने अपना डिसीजन लिखा, उसने जो है काफ़ी सारी प्रोविजंस लिखी। उसने किस तरह से लिखी हैं, आप प्रोविजंस को आगे पीछे लग सकते हैं। आपने जैसे पहले गिफ्ट वाली प्रोविजन लिखी, उसके बाद आप गिफ्ट के बारे में बता देते हैं भाई गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गिफ्ट कंप्लीटेड नहीं है। जिस तरह उसने प्रोविजन ऊपर सारी लिख दी, नीचे गिफ्ट के बारे में एंड में नीचे जब केस की बात कर रहे हैं तब एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप इस तरह भी कर सकते थे, ऊपर गिफ्ट की प्रोविजन लिखते, गिफ्ट का बता देते गिफ्ट नहीं हो सकता, फिर आप प्रोविजन लिखते नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली, फिर आप नीचे बता सकते क्यों नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे ये नहीं हो सकता। तो लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लिखना क्या मटेरियल लिखना है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना जो है इजी लेवल का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ताज़ा जो है अटैम्प्ट का, अभी 1 साल पहले का क्वेश्चन है, स्प्रिंग 2020 का। मुनीर वांटेड टू कंप्लीट हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूरोप। मुनीर चाहता है अभी यूरोप से मैं अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करूँ। हिज पैटर्नल अंकल, उसके जो पैटर्नल अंकल हैं फुरकान बट हैज़ प्रोमिस्ड हिम टू पे ₹2 million बाय वे ऑफ द गिफ्ट एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन टू कॉलेज इन यूरोप। जब वो यूरोप में एडमिशन ले रहा था तो उसने कहा भी मैं आपको गिफ्ट दूंगा 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। आफ्टर गेटिंग एडमिशन टू द वन ऑफ द रिनोव्ड कॉलेज इन यूरोप में जो एडमिशन होने के बाद मुनीर ने क्या किया, मुनीर आस्क्ड फुरकान बट टू पे हिम $2 million एज प्रोमिस। भैया 20 लाख रुपए जो है वो मुझे पे करें। However, Furqan Butt refused to pay the amount as Munir filed a suit against Furqan Butt for enforcement of his promise। बिल्कुल पिछला ही केस मुझे लगता है उसने जो है वो बातें शातें बदल के ना, इसमें नाम शाम बदल के वही केस तकरीबन उसने डाल दिए। The circumstances in which Munir may be able to recover the amount from Furqan Butt, ऐसे circumstances जिसमें वो जो है रिकवर कर सकता है। तो सर्कमस्टांसेस हमारे जहन में वैसे ही क्या आते हैं, एक तो गिफ्ट वाला सर्कमस्टांसेस आता है, लेकिन गिफ्ट जो है वो कंप्लीटेड होना ज़रूरी था। गिफ्ट कंप्लीटेड नहीं है, उसने डिलीवरी उसकी नहीं की, उसने दिया ही नहीं, तो गिफ्ट का ये वैसे ही नहीं हो सकता केस। दूसरा केस नेचुरल लव एंड अफेक्शन का हो सकता है, उसमें क्या सर्कमस्टांसेस ज़रूरी थे, उसमें राइटिंग होना चाहिए था, इन्फोर्सेबल बाई लॉ, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ होना चाहिए था, नियर रिलेशनशिप में स्टैंड करते हो, ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी थी। बिल्कुल यही चीज़ उसने लिखी। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज void। हाउएवर मुनीर मे क्लेम द अमाउंट ऑफ $2 million फ्रॉम द अंकल फुरकान बट बाय प्रोवाइडिंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। या तो गिफ्ट होना चाहिए या लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। गिफ्ट के बारे में उसने लिख दिया, बिल्कुल वही चीज़ें उसने लव एंड अफेक्शन के बारे में लिख दी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। बिल्कुल सिंपल सी बातें जो है वो उसने लिख दी। उसके बाद उसने सारी प्रोविजन लिखने के बाद जो है वो सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा है। हाउएवर इन द गिवन सिनेरियो फुरकान बट ओनली मेड अ प्रॉमिस, उसने सिर्फ प्रॉमिस किया, ना ही उसने ये कहा, ना ही उसने कोई रजिस्ट्रेशन की, किसी किस्म की कोई इंडिकेशन हमें नज़र नहीं आ रही। $2 million by way of a gift and did not actually pay the amount। Similarly, the promise was not made in writing and was not registered। ना ही जो क्राइटेरिया मीट कर रहा है गिफ्ट का, ना ही क्राइटेरिया मीट कर रहा है नेचुरल अफेक्शन एंड लव का। बिल्कुल वही बात जो पिछले सिनेरियो की थी, उसी को थोड़ा सा चेंज करके उसने पूछ लिया। अब देखिए हम पास पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक्सेप्शन में से मिल रहे हैं। एक्सेप्शन में से भी कौन से एरिया उसने टारगेट किए हुए हैं, नेचुरल अफेक्शन एंड लव और कंप्लीटेड गिफ्ट वाला एरिया। तो मोस्टली जब भी इस चैप्टर में आता है वो इन 2 एरियाज को टारगेट करके यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। इन पे आपकी स्पेशल ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बुक का। आसिफ स्टोल्ड कैश एंड मर्केंटाइज फ्रॉम द ABC स्टोर। उसने ABC स्टोर के मर्केंटाइज से जो है वो कैश स्टोल कर लिया, कैश चोरी कर लिया। बासित द ओनर ऑफ द स्टोर इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दी। आसिफ ने कॉन्टैक्ट किया बासित से विद एन ऑफिसर टू रिटर्न द स्टोलन कैश एंड मर्केंटाइज। उसने कहा भाई मैं मर्केंटाइज और स्टोलन कैश जो है वो लुटाने के लिए तैयार हूँ। इफ़ बासित विड्रॉज द सूट, अगर भाई वो मुकदमा वापस ले ले। बासित ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है, डिस्कस करें। अच्छा सिंपल सी बात, ये जो है मुकदमा वापस लेने का, क्योंकि उसने चोरी की है। हम क्रिमिनल लॉ में पढ़ चुके हैं, जो चोरी की है, ये चोरी जो है ये क्रिमिनल केस है, और क्रिमिनल केस जो है ये ब्रॉट बाय गवर्नमेंट होता है। ब्रॉट बाय गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है प्रोसीड करे। तो बासित तो इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, ये अनलॉफुल होगा, इसका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल होगा, इसकी कंसिडरेशन ही अनलॉफुल होगी। मुकदमा वापस लेने वाली जो बात है ये कंसिडरेशन है उसके लिए, और दूसरे बंदे के लिए कंसिडरेशन है, उसके पैसे वापस मिल रहे हैं। तो मुकदमा वापस लेने वाली बात ही अनलॉफुल है, तो कंसिडरेशन ही जो है वो अनलॉफुल है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही मुझे लग नहीं रहा कि ये वैलिड होगा। सोल्यूशन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्रीमेंट अबाउट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स आर वॉइड। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड होते हैं। इन द गिवन केस एन एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एंड कंस्टिट्यूट्स स्टिफलिंग द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। क्रिमिनल की प्रोसिक्यूशन को ये रोक रहा है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के बारे में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो तो सीधे जिम्मेदारी स्टेट की होती है
जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट है ये वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये एग्रीमेंट के लेवल पे ही वॉइड हो गया क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही जो है वो अनलॉफुल है। सिंपल सा उससे उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके जो है वो स्टडी टेक्स्ट में। उसके बाद एक और क्वेश्चन स्प्रिंग जो है 2020 का क्वेश्चन देखते हैं, और आपका जो बुक का है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 06 है। ये 2 नंबर के लिए पूछा गया था स्प्रिंग 2020 में। नईम वाज अ ट्रेजरी मैनेजर इन राहील एसोसिएट, RA में वो ट्रेजरी मैनेजर है। नईम रोब्ड ₹100,000 कैश। बिल्कुल यार ये वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन आपको अभी मैंने पूछा है, बिल्कुल वही उसने स्प्रिंग 2020 में 2 मार्क्स से पूछ लिया है, नाम बदल के, इवन के रिक्वायरमेंट भी सेम है। इसको आप खुद सॉल्व करें, यहाँ पे वीडियो पॉज करके उसके बाद जो है इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन ये अब आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, बिल्कुल वही प्रोविजन है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट अबाउट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इज वॉइड इन द गिवन केस एग्रीमेंट बिटवीन नईम एंड राहील इज वॉइड एट ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एंड कॉन्स्टिट्यूट स्टिफलिंग द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। बिल्कुल इवन के वर्डिंग भी सेम है, सिर्फ नामों के अलावा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है वो पास पेपर अगर आपने किए हुए हैं उसी कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं अपने पेपर में। इसलिए पास पेपर्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो साथ साथ आपने सही तरह समझ के करने हैं, सिंपल बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद स्प्रिंग 2021 में जो हमने कल पढ़ा था ना, ये उससे रिलेटेड है जो हमने कल चीज़ें पढ़ी थी। आज वाला जो टॉपिक है वो क्लोज हो गया। एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था, कल के लिए रह गया था, स्प्रिंग 2021 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने कहा इसको भी देख लेते हैं। On 4 March 2021, Alia agreed to sell her ancestral jewelry to Salma at a discounted price। डिस्काउंटेड प्राइस पे जी आलिया ने एग्री कर लिया सलमा को कि मैं ये ज्वेलरी जो है वो बेचूंगी। However, on the next day when Salma come to take this ज्वेलरी लेने आई, आलिया का भाई वहाँ पे खड़ा था। आलिया's brother being custodian of the jewels refused to honor the delivery of premise that Alia was admitted to the mental hospital। उसने कहा जो आलिया है वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, एडमिट थी, तो उसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो एग्रीमेंट करने वाली नहीं है। देयरफॉर हर अर्लियर एग्रीमेंट टू सेल द ज्यूज वाज नॉट वैलिड, जिसकी वजह से वो जो जेवर बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है। आपने प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक बताना है कि क्या आलिया का ब्रदर ठीक कह रहा है। हमने कल ही पढ़ा था कि जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है उससे उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिस वक्त वो साउंड माइंड में है। तो हम कहेंगे अगर तो वो उस वक्त वो साउंड माइंड में था तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर तो वो साउंड माइंड में नहीं था, अनसाउंड माइंड में था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। हमने 3 लोगों की बात की थी, एक तो स्पेसिफिक एडिट्स होते हैं, उनके साथ तो बिल्कुल ही वाइड था, वाइड ए भी इनिशियो था। दूसरे ल्यूनेटिक्स थे, ल्यूनेटिक्स जो है वो यूजुअली अनसाउंड माइंड होते हैं, मोस्टली साउंड माइंड होते हैं। और ल्यूनेटिक्स में वो लोग आते हैं जो मेंटली इल होते हैं किसी बीमारी की वजह से, वो कैटेगरी है, वो मेंटल पेशेंट बीमारी की वजह से है। और तीसरी जो कैटेगरी थी वो ड्रंकन पर्सन की थी, वो कभी कभी जो है वो होशोवास में नहीं होते जिस वक्त उन्होंने पी होती है। तो इसी तरह का बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का उसने आंसर दिया। उसने कहा लूनेटिक पर्सन के साथ जो है वो जब वो साउंड माइंड के हों तब कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। आलिया का जो भाई है वो जस्टिफाई उस सूरत में है अगर आलिया जो जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी, नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द रैशनल जजमेंट एज टू इट अफेक्ट अपॉन हर इंटरेस्ट। अगर आप ये 2 पॉइंट्स निकाल के ये भी लिख दें, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आलिया वाज ऑफ अनसाउंड माइंड, सिर्फ ये भी लिख दें फिर भी ये आपका जो है ये जस्टिफाइड होगा। एग्रीमेंट के वक्त आलिया अनसाउंड माइंड थी, तब उसका जो भाई है वो अपने जो है वो रिफ्यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट करने में, कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ करने में जस्टिफाई है। लेकिन अगर आलिया उस वक्त साउंड माइंड थी तो फिर ये एग्रीमेंट जो है ये वैलिड होगा। सिंपल सी यही बात इसने इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको आप देख लें। हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कल आपने इस पूरे चैप्टर को, आज भी आपने इस हाफ चैप्टर को तैयार करना है, कल आपने पूरे चैप्टर को तैयार करना है, परसों इंशाल्लाह आपने लेक्चर से पहले जो है अपना टेस्ट देना है इस चैप्टर का। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अल्लाह हाफिज़।